नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। परफेक्शन आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत है और हम आज बीपीएससी मेंस 70वीं की जो परफेक्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज है उसके पहले प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। उसमें जो इतिहास, कला और संस्कृति के से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर विचार करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे करना चाहिए। तो हम सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं और ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है, यानी इस पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों को आपको करना है। 7-7 नंबर के या 8 नंबर के प्रश्न सामान्यतः ये होते हैं। तो यह स्पष्ट होना चाहिए आपको कि ये प्रश्न सामान्यतः प्रत्येक प्रश्न को 110-20 शब्दों के अंदर ही समेटना होगा, क्योंकि जो वक्त मिलता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता। इसलिए हर प्रश्न के ऊपर चूँकि आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, तो इसलिए उस टिप्पणी के मद्देनज़र आपको यह प्रश्न 110 से 120 शब्दों के बीच में ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप इससे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो आप दरअसल प्रश्न का अनुशासन भी तोड़ते हैं और इसके साथ साथ अगले आने वाले जो प्रश्न हैं उनका समय भी आप इसमें लगाते हैं, जबकि इसकी अपेक्षा आपसे नहीं की जाती है। और ये प्रश्न टिप्पणी कह रहे हैं। अगर इसमें स्पष्ट करें का संवाद होता कि सीधे इनको स्पष्ट करना है, तो आपको बहुत कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे उन बातों को रख देना था जो बातें इन प्रश्नों से संबंधित हैं, इस प्रश्नों के संदर्भ में कही जानी चाहिए। लेकिन टिप्पणी करने का एक विशेष अर्थ होता है, और वह यह अर्थ होता है कि अगर उसके संदर्भ में जो परंपरागत तरीका है, जो परंपरागत बात है, जो स्पष्टीकरण है, उसके साथ साथ अगर उसका दूसरा भी कोई पक्ष है, जैसे उसका नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है या उसकी कोई आलोचना भी हो सकती है या कुछ इस तरह का कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की कोई आलोचना नहीं है तो इसका संदर्भ स्पष्ट रूप से कि आप उसको स्पष्ट करके रख देते हैं। लेकिन अगर टिप्पणी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें आपको यह दिमाग में रखना होता है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर जब कमेंट करते हैं तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष आपके दिमाग में होता है। और व्यापक रूप से यह इस तरह के प्रश्न में यह अपेक्षा होती है कि उसके सकारात्मक पक्षों को लिखते हुए एक उसके दूसरे पक्ष को भी छोटे से कुछ अक्षरों में या कुछ शब्दों में आप उसे दे दें। तो इस संदर्भ में ही पहली बात तो ये दिमाग में रखने की है। दूसरी बात जो दिमाग में रखने की है कि छोटे प्रश्नों के साथ आप ये तय मानिए कि प्रस्तावना और फिर उसकी बॉडी जिसमें कि आप टिप्पणी करते हैं या स्पष्टीकरण करते हैं या व्याख्या करते हैं वो, और इसके साथ साथ फिर उसका निष्कर्ष भी होना चाहिए। यानी एक प्रश्न का जो पूरा ढांचा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर प्रस्तावना, बॉडी और निष्कर्ष के साथ मूल रूप से बनता है। इसके अलावा बहुत सी बातें रखी जा सकती है, लेकिन छोटे प्रश्नों में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए जो छोटे प्रश्न हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं, जो पहला प्रश्न आता है उसमें जिसमें कि 5 छोटे छोटे प्रश्न दिए होते हैं, उन सब में आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि जो उस टॉपिक का मूल तत्व है वह सबसे पहले आए और फिर उसकी बॉडी और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखिए और इस तरह से अपने प्रश्न का समापन करिए। लेकिन यह सारा का सारा कुछ 110 से 20 शब्दों के बीच में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब इसका आप विभाजन करेंगे तो इस विभाजन में आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रस्तावना 20 शब्दों के आसपास होनी चाहिए, 2-4 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। निष्कर्ष भी 20 शब्दों के आसपास होना चाहिए और बाकी जो शेष बचे शब्द हैं, 60-70 शब्द जो शब्द बचते हैं, वह सारे के सारे शब्द उस आपकी व्याख्या के या आपकी टिप्पणी के अंतर्गत होने चाहिए। और उसमें ही वो ये बैलेंस जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी प्रश्न का संक्षेप में बेहतर जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे अब ये पहला ही प्रश्न है कि बिहार में शैलकृत वास्तुकला के बारे में बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप अपने प्रश्न को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ग्राफ का, कुछ चार्ट का, छोटे छोटे चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चार्ट का इस्तेमाल करने
के कई मकसद होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि आप अपने शब्दों को बचाना चाहते हैं उस प्रश्न से संबंधित, तो उन शब्दों को बचाने के लिए अगर आप एक चार्ट तैयार कर देते हैं, एक ग्राफ तैयार कर देते हैं, तो उसके ज़रिए आप छोटे छोटे शब्दों में ही, छोटे छोटे अक्षरों में ही आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखने में कामयाब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी बात को कह सकते हैं, जिससे आपकी शब्द संख्या बचेगी और उस शब्द संख्या का इस्तेमाल आप उस प्रश्न के लेखन में कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये जानिए कि जो आपने किसी भी चार्ट में अगर जो शब्द आपने जो बात लिख दी है, उन बातों को फिर से इसमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि अगर उसकी व्याख्या करनी हो तो। अगर व्याख्या करनी है तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन फिर से आप उसको उसके उत्तर में दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक जगह बता दिया है। इस बात का ध्यान रखिए। और जैसा कि ये प्रश्न है कि बिहार में शैलकृत वास्तुकला, परंपरागत रूप से हम सारे लोग परिचित हैं कि बिहार में जो शैलकृत वास्तुकला है उसका सबसे प्रमुख उदाहरण अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा बनवाई गई गया के पास की नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियाँ हैं। यानी बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने और नागार्जुन की पहाड़ियों में दशरथ ने इन गुफाओं को तैयार किया था और यहाँ से उनके तीन अभिलेख दोनों जगहों से मिलते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि उन्होंने इसे तैयार किया था। ये गुफाएं किस तरह के पहाड़ों में तैयार की गई हैं, ये गुफाएं क्यों बनाई गई हैं, उनको गुफाओं को बनाने का उद्देश्य क्या था, यह सारी की सारी बातें जो आपने अपने अध्ययन में पाई है, इन्हें लिखना होगा। लेकिन इसके पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होगी और इस प्रस्तावना में आप एक बेहतरीन प्रस्तावना के रूप में इस तरह से आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि यह भारत में मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे पुरानी गुफाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं कि मानव निर्मित प्राचीनतम गुफाओं का प्रमाण हमें मौर्य काल के दौरान मिलता है। गया के पास की बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने 7 गुफाएं बनाई थीं, जिन्हें सतघर कहते हैं। इस तरह से आप अगर प्रस्तावना लिखते हैं और फिर उसके बाद आगे की बात, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमेशा कोशिश ये करिए कि जो प्रस्तावना आपने लिखी है उसकी व्याख्या तो आप उसमें करिए, टिप्पणी में या स्पष्टीकरण में, जो आपकी बॉडी, जिस बॉडी में आप लिखते हैं उसमें करिए। लेकिन यह हमेशा कोशिश करिए कि छोटे छोटे प्रश्नों में जो प्रस्तावना लिख दी गई है उसको दोहराया नहीं जाए। उसके शब्दों की व्याख्या हो सकती है लेकिन उसको दोहराया नहीं जाए। वो आपको, आपकी बॉडी जब शुरू हो तो वो उसी बात को आगे ले जाने वाली हो। और उसके बाद फिर आप, अगर आपके पास कोई कोटेशन है तो उस कोटेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने प्रश्न को शुरू करने से पहले। लेकिन छोटे से छोटे प्रश्नों में मैं इस तरह के कोटेशन, बड़े बड़े कोटेशन का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपके पास जगह हो और जब आप अपनी बात को पूरी तरह से रख चुके हों। जब बिहार में चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं की बात होती है तो सिर्फ आपको बराबर की गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं नहीं होती हैं, बल्कि इसके अलावा आपको बिहार के अंतर्गत अन्य जो जगहें हैं, मुख्य रूप से आपका प्रश्न का जो फोकस होगा वह गया के बराबर और नागार्जुनी गुफाओं पर होगा। उसके बारे में आप जानकारियां देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ शब्द अन्य गुफाओं के बारे में, क्योंकि बिहार में सिर्फ बराबर और नागार्जुनी में ही गुफाएं नहीं प्राप्त हुई हैं, बल्कि गुप्त काल के दौरान की गुफाएं, गुप्त काल के दौरान पत्थरों को काट कर यानी पहाड़ों को काट कर नालंदा की गुफाएं बनाई गई थीं। राजगीर में गुप्तोत्तर काल की गुफाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा बक्सर के पास की गुफाएं भी मिल जाती हैं। तो इन गुफाओं के बारे में भी आप ना पूरी तरह से लिख पाएँ, लेकिन एक संक्षेप में उनको देते हुए कि वो किस काल में बनाई गई, किन के लिए बनाई गई। जैसे जो बराबर और नागार्जुनी गुफाएं थीं वह अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने अपने समय के आजीवक साधुओं के लिए बनाकर दी थीं। लेकिन गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल की जो गुफाएं हैं वह व्यापक रूप से या तो बौद्ध धर्म से संबंधित थी या जैन धर्म से संबंधित थी, यानी जैनियों और बौद्धों को वह गुफाएं प्रदान की गई थीं। तो इस संदर्भ को लिखते हुए, इस संदर्भ को अपने उसमें लिखना होगा आपको। और यह भी कोशिश करिए कि आप उस समय काल को लिख दें। अगर आपको समय काल याद नहीं है तो आप सिर्फ गुप्त शासन भी लिख सकते हैं, सिर्फ मौर्य काल भी लिख सकते हैं और सिर्फ गुप्तोत्तर काल के दौरान की गुफाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास शब्द संख्या नहीं है, इतने शब्द नहीं हैं कि आप किसी चीज़ को विस्तृत रूप से प्रमाणित कर सकें। लेकिन कुछ मुख्य बातें वह आपके
उसमें होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बराबर और नागार्जुनी गुफाओं की बात करें तो उनमें से जो गुफाएं थी उनके नाम आप बाकायदा इस लिस्ट में, अपनी लिस्ट में दीजिए कि कौन कौन सी गुफाएं थीं, कहाँ कहाँ बनी थीं, बराबर की पहाड़ियों में कौन कौन सी गुफाएं थी, उसकी क्या खास थी। जैसे लोमस ऋषि की जो गुफा है या उसकी जो सजावट है, उसका जो सजावट का जो तरीका है, जो उसका दरवाज़ा है, वह काष्ठ कला से पत्थर की कला की ओर परिवर्तन का एक रुख दिखाता है। यानी परंपरागत रूप से मौर्य काल से पहले पत्थरों का इस्तेमाल इमारतों के निर्माण या तमाम तरह की गतिविधियों में नहीं होता था, और इसके पहले काष्ठ कला यानी लकड़ी की कला ही व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से स्थापित थी। तो ऐसे में आपको यह विचार करना होगा कि दरअसल मौर्य कला जो है वह काष्ठ कला का प्रस्तर कला में रूपांतरण है। यह भी लाइन आपके इस्तेमाल के लिए है और आप इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर सकते हैं। और इस तरह से आप उन गुफाओं के बारे में और उन गुफाओं के सांस्कृतिक महत्व के बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक एक कर आप इसको स्थापित कर सकते हैं। और यानी कुल मिला के जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके इस प्रश्न में बराबर और नागार्जुनी गुफाएं होंगी। फिर उसके बाद आप इसमें नालंदा की गुफाओं के बारे में लिख दीजिए। फिर आप इसमें राजगीर के गुफाओं के बारे में एक आध लाइन लिख दीजिए। और फिर आप चाहें तो इसमें बक्सर में, कुमारगंज में बक्सर में गुफाएं जो प्राप्त हुई हैं उनके बारे में आप संक्षेप में आधी एक एक लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर चूँकि मौर्य काल के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जिस बात की प्रसिद्धि है वह है मौर्य काल के दौरान बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं। इन्हीं गुफाओं के जरिए दरअसल बिहार पूरी दुनिया में जाना भी जाता है। इसलिए आपका फोकस इन गुफाओं की वास्तुकला, इनके अंदर की जो चमकदार पॉलिश है उस पर, इसके अंदर का जो पूरा संदर्भ है, इसके बाहर जो विशेष रूप से लोमस ऋषि की गुफा के बाहर जो उसका दरवाज़ा बना हुआ है वह किस तरह से काष्ठ कला का लगता है, बना पत्थर का है लेकिन लगता है कि लकड़ी से बनाया गया है, या उसकी अन्य विशेषताओं को आपको लिखना चाहिए। लेकिन बाकी आप अगर इन गुफाओं का भी अगर हल्का जिक्र कर देते हैं, जो कि आम तौर पर ये सारी की सारी गुफाएं जो थीं या वह बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित थीं, जबकि हम देखते हैं कि नागार्जुनी और बराबर की जो गुफाएं हैं वह मूल रूप से आजीवक साधुओं के लिए बनाई गई थी। और इस तरह से लिख के आप अंत में अपना निष्कर्ष 2 लाइन में यानी कि करीब 20 शब्दों में इस निष्कर्ष को आप स्थापित कर सकते हैं। और इस निष्कर्ष में आप दे सकते हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध बिहार अपनी प्राचीन चट्टान कट संरचनाओं के लिए जाना जाता है, जो उसके कलात्मक, धार्मिक और स्थापत्य महत्व को प्रदर्शित करती हैं। आप इस तरह से एक निष्कर्ष लिख के आपने उस प्रश्न को छोड़ दिया। इस प्रश्न का संदर्भ होगा वो यही होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे पहली रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी रॉक कट गुफाएं हैं। इसलिए इस संदर्भ में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसलिए यह प्रश्न इस नज़रिए से ही आपको लिखना होगा। बाकी यह नज़रिया धीरे धीरे प्रश्नों के साथ आपका विकसित होता जाएगा, टेस्ट जैसे जैसे देते जाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है भारत की मंदिर वास्तुकला पर चर्चा करें। इस प्रश्न में आपको चर्चा करनी है, यानी आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कोई और कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इस पर चर्चा करनी है, यानी कि इसके पक्षों को रखना है। अब आप जानते हैं कि भारत की मंदिर वास्तुकला के 3 पक्ष हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। आप ये भी जानते हैं, आपको यह भी बताया गया है कि जो कश्मीर से लेकर और विंध्य की पहाड़ियों तक की जो शैली है, सामान्य जानकार जो इस विधा के जानकार हैं वह यह मानते हैं कि वो भारत की मंदिर स्थापत्य शैली को 3 भागों में विभाजित करते हैं। और सामान्यतः यह माना जाता है, यह कोई वैज्ञानिक चिंतन नहीं है इसके पीछे, लेकिन यह एक सामान्य जानकारी के लिए माना जाता है कि कश्मीर से लेकर विंध्य की पहाड़ियों तक जो शैली मिलती है मंदिर स्थापत्य की, उस शैली को नागर शैली कहते हैं। और उसके बाद विंध्य की पहाड़ियों से कृष्णा नदी तक की जो के बीच के क्षेत्र में
जो शैली मिलती है वह वेसर शैली के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक का जो पूरा क्षेत्र है दक्षिण भारत का, उस क्षेत्र में जो मंदिर स्थापत्य की शैली मिलती है उसे द्रविड़ शैली के रूप में हम जानते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर भारत के आप यहाँ पे चाहें तो, चूँकि भारत के मंदिर वास्तुकला की चर्चा की गई है, तो आप एक छोटा सा यहाँ पर भारत का मैप बना सकते हैं। अगर आप इसको 15 सेकेंड में बना पाएँ तो एक संक्षेप में मैप बनाकर आप इन तीनों शैलियों के क्षेत्र को यहाँ पर स्पष्ट कर से बता सकते हैं कि ये नागर शैली का है, ये वेसर शैली का है और ये द्राविड़ शैली का है। इसमें इन मंदिरों की चर्चा करनी है तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोटेशन है तो उसका भी इस्तेमाल करिए, और नहीं भी है तो भी उसके लिए आपके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल है, इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा फैक्ट है कि आप उनके जरिए विशिष्ट रूप से समझा सकते हैं। अब ऐसे में आप भारत की मंदिर वास्तुकला पर जब चर्चा करेंगे तो आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल इन मंदिरों की जो वास्तुकला है वो उस वास्तुकला का जो सबसे बेहतरीन फेज है, सबसे बेहतरीन दौर है, वो गुप्तोत्तर काल है। यानी गुप्तोत्तर काल के दौरान ही यह तीनों की तीनों मंदिर स्थापत्य की कलाएं भारत में विकसित हुई अपने असली स्वरूप में। इसलिए आप इसकी प्रस्तावना के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि भारत मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ विकास का दौर गुप्तोत्तर काल में देखने को मिला, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में नागर, द्रविड़ और वेसर शैली के रूप में विकसित हुई। इस तरह से आपने एक सामान्य प्रस्तावना बना ली। और मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लिखने बैठें तो आप यह जान लें कि प्रस्तावना जो बनाई जाती है, प्रस्तावना जो लिखी जाती है, वो किसी भी विषय की प्रस्तावना के दर्जनों तरीके हो सकते हैं लिखने के, और हर बार हर प्रस्तावना से बेहतर प्रस्तावना लिखी जा सकती है। इसलिए इस प्रश्न में भी वही काम करना है जो पिछले प्रश्न में मैंने आपसे बताया था कि 20 शब्दों से ज़्यादा, 20 से 25 शब्दों से ज़्यादा प्रस्तावना और निष्कर्ष के बारे में आप इस पर ना पढ़ें, और तीनों शैलियों के बारे में बात करें। जब भी आप अपना प्रश्न शुरू करें तो इसमें स्पष्ट रूप से नागर शैली की हेडिंग डालिए, उसके कुछ विशेषताएं लिखिए, द्रविड़ शैली की हेडिंग डालिए, उसकी विशेषताएं लिखिए, और वेसर शैली की हेडिंग डालिए, उसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताओं के साथ साथ आप उनके उदाहरण भी दे दीजिए। जैसे आप इस प्रश्न में देखें तो इसमें नागर शैली की जो विशेषताएं हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इन विशेषताओं को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए संभव हो। और अगर आपके पास शब्द बचते हो तो एक आध विशेषताएं और लिख सकते हैं। हमेशा गुंजाइश रहती है जितनी भी विशेषताएं आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, और फिर उसके कुछ उदाहरण लिख दीजिए। ज़्यादा उदाहरण नहीं, 2 या 3 उदाहरण अगर आप दे देते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी होगा। और इसी तरह से द्रविड़ शैली और फिर वेसर शैली, इनकी विशेषताएं और इनके भी उदाहरण, यह सारा का सारा आपने लिख दिया। वेसर शैली में जब आप जाते हैं तो यह विशेष रूप से वहाँ पर आपको इंगित कर देना चाहिए एक लाइन में कि वेसर शैली दरअसल नागर और द्रविड़ शैली से बनी एक मिश्रित शैली है, और इसका प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक राज्य है, और वेसर का अर्थ कन्नड़ भाषा में खच्चर होता है, और इसी से यह शंकर शैली निर्मित हुई है। इससे आप थोड़ा सा एक अलग से इनपुट देते हैं जो वेसर शैली के बारे, क्योंकि एकदम सीधी सीधी बातें लिखने से अच्छा है कि थोड़ा आप उसमें उसका कॉन्सेप्ट और उसके फैक्ट को भी लिखते जाएं, और उससे संबंधित जो कुछ भी था, जो कुछ भी संरचनाएं हैं, उससे संबंधित उन संरचनाओं के बारे में लिख दीजिए। और संभव हो पाए तो, हालांकि यह बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप एक रफ स्ट्रक्चर नागर, वेसर और द्रविड़ शैली का भी बगल में बना सकते हैं, और उनके नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन यह आपकी कुशलता पर निर्भर करता है। अगर हर के पीछे आप 10-15 सेकंड के अंदर किसी एक स्ट्रक्चर को बना लें तब तो ये संभव है। अगर आप प्रश्न को पूरी तरह से समझ लें और फिर लिख लें तब तो ये संभव है, वरना यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए लेकिन वो चित्र जो है, इस तरह के प्रश्नों में जो चित्र है, अगर और वो चित्र, देखा चित्र अगर आप बनाते हैं तो वह आपके लिए आपके मार्क को बढ़ाने में मदद दिला सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ विशेषताओं को, यानी इस प्रश्न में आपको दरअसल जो तीनों शैलियों की चर्चा करनी है, उसमें आपको कुल मिलाकर जो बात रखनी है, इनकी विशेषता पर बात करनी है। इनकी विशेषता पर बात करनी है, किस क्षेत्र से ये संबंधित हैं, उन क्षेत्रों की बात करनी है, और इसके साथ साथ इनसे संबंधित उदाहरण भी आपको देने हैं। और ये उदाहरण 3 से ज़्यादा मत दीजिए, आपके
मॉडल आंसर में यह चीज़ें बाकायदा आपको दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। तो इससे ज़्यादा आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक विवरण जो होगा वह आपका कसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि 110-120 शब्दों में आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है और संभव है कि आपके पास इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। अब हम इसकी सेक्शन के तीसरे प्रश्न पर आते हैं और यह तीसरा प्रश्न है, बिहार की चित्रकला की विशेषताओं पर चर्चा करें। इस प्रश्न को जाहिर सी बात है बिहार की चित्रकला के जो मुख्य पक्ष हैं, 3 महत्वपूर्ण चित्रकलाएं हैं जिसमें जिसकी आपके सामने बात की जाती है। एक तो मधुबनी चित्रकला, दूसरी पटना कलम और तीसरी मंजूषा। लेकिन आपके लिए तीनों चित्रकलाओं को उठाना और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करना, वो भी इतने छोटे शब्दों में, बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता है। तो लेकिन आप तीनों का जिक्र कर सकते हैं, और मूल रूप से मधुबनी और पटना कलम, क्योंकि मधुबनी और पटना कलम का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वह दोनों का एक पूरा क्षेत्र है, और पूरा इसका जो विमर्श है यानी चित्रकला का जो पूरा विचार है वह एकदम अलग तरीके का है। जैसे मधुबनी और मंजूषा जो हैं वह लोक चित्रकलाएं हैं, यानी लोक के द्वारा विकसित चित्रकलाएं हैं, जबकि पटना कलम चित्रकला जो है वह पूरी तरह से लोक द्वारा विकसित चित्रकला नहीं है, यानी आम जनता द्वारा विकसित चित्रकला नहीं है, बल्कि उसमें मुग़ल चित्रकला और ब्रिटिश चित्रकला का प्रभाव भी दिखता है। आपको यह मालूम ही है कि पटना कलम के जो कलाकार थे वो मूल रूप से मुग़ल दरबारों से निकलकर मुर्शिदाबाद और बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके और बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके से वो वापस पटना की तरफ आए थे और दानापुर के क्षेत्र में आकर बसे थे। उन्हें संरक्षण की तलाश थी, क्योंकि वह दरअसल एक राजसी, एक शाही चित्रकला के चित्रकार थे। उनके आने वाली पीढ़ियां आकर जब वो पटना में बसी तो लेकिन उनके साथ वो कला जो थी वह उसी स्वरूप में चली आई। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पटना कलम चित्रकला की जो विशेषता थी, उस विशेषता में स्थानीय चित्रकला के साथ साथ यूरोपीय चित्रकला और व्यापक रूप से मुग़ल चित्रकला की छाप थी, और उस मुग़ल चित्रकला की छाप के चलते वह पूरी तरह से कहीं भी आप उसे लोक कला के संदर्भ में नहीं कह सकते थे, बल्कि लोक कलाओं के साथ विकसित होती हुई वह एक ऐसी कला थी जिस पर राजसी और यूरोपीय कला का प्रभाव था। इस संदर्भ में आप पटना कलम की जो विशेषताएं हैं उन्हें आप लिखिए, और इसके साथ साथ मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं हैं उनको लिखिए। इनकी जैसे पटना कलम की उत्पत्ति के बारे में लिखा है, वैसे मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में भी आप 1 या 2 लाइन में यह स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से माना जाता है कि मधुबनी चित्रकला जो है वह भगवान श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह के साथ ही शुरू हुई थी, और यह मिथिलांचल की मिथिला कला, इसे मिथिला कला भी कहते हैं, इसे विदेह कला भी कहते हैं, वैदेह कला भी इसे माना जाता है। और इसके साथ साथ मिथिलांचल में यह कला जो है वह व्यापक रूप से 4 प्रमुख ज़िले जो हैं, मधुबनी तो ज़िला ही है, मधुबनी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो दरअसल शहद के जंगल से है, तो इसी से मधुबनी बना है। और मधुबनी है या सहरसा है, पूर्णिया है और दरभंगा है, यह जो 4 ज़िले हैं वह ज़िले किसी न किसी रूप में इन ज़िलों में यह कला विकसित है, और यह मिथिलांचल के 4 प्रमुख ज़िले हैं। तो इन ज़िलों की निकली हुई कला ही मधुबनी कला है, और इसकी उत्पत्ति यह माना जाता है कि भगवान श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह के साथ ही शुरू हुई थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हमें 11वीं-12वीं सदी के दौरान कर्नाट वंश का राज्य था, इस क्षेत्र पे कर्नाट वंश का शासन था, और कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव थे। नान्यदेव के ही समय विद्यापति जैसे एक मैथिली के महाकवि हुए हैं, और उन्होंने इस कला के बारे में विस्तृत अपना विवरण प्रस्तुत किया था। और उस विस्तृत विवरण के आधार पर उस समय तक जो राम और सीता के विवाह के संदर्भ में जो चित्र बनाए जाते थे, वह उसमें अन्य देवताओं का भी स्थान मिलने लगा, जैसे उमा और शंकर और उमा, यानी शंकर और पार्वती के चित्र बनने लगे, राधा और कृष्ण के चित्र बनने लगे, विष्णु और लक्ष्मी के चित्र बनने लगे। यानी यह सब कुछ था। दरअसल मूल रूप में जो मधुबनी चित्रकला है वह प्रजनन क्षमता के विकास की कला है, यानी जीवन की कला है, जीवन में सृजन और निर्माण की कला है।
इसी संदर्भ में इसको आपको सोचना होगा। और अगर आपके पास शब्द हैं तो आप ज़रूर इसको बाकायदा लिख दीजिए, एक इसको स्पष्ट कर दीजिए कि ये किस क्षेत्र की कला है और कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, उसका क्या विधान है। लेकिन अगर आपके पास शब्दों की कमी पड़ रही है तो हमेशा दिमाग में रखिए कि यह तो इन्फॉर्मेशन आपको, यह जानकारी आपको देनी होगी कि यह कला किस क्षेत्र की है। आप इसे चाहें तो अपनी प्रस्तावना में ही व्यक्त कर सकते हैं। प्रस्तावना में ही आप ये कह सकते हैं कि मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल की लोक कला है और इसके जरिए मिथिलांचल के लोग अपने सृजन और अपने समर्पण को अभिव्यक्त करते हैं। यह कला इसी संदर्भ में लोक कला है। तो आप इस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर इसमें आपको अगर कोई ऐसा पैटर्न मिलता है या ऐसा कोई कोटेशन मिलता है, ऐसा उद्धरण मिलता है, उन उद्धरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि बिहार की चित्रकला की विशेषताओं पर चर्चा करनी है, इसलिए आपके पास शब्दों की संख्या कहीं बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि चित्रकलाएं ढेर सारी हैं। तो उन चित्रकलाओं में मधुबनी, पटना कलम और मंजूषा है। आप जहाँ तक संभव हो सके सबसे पहले मधुबनी और पटना कलम को ही केंद्र करिए। लेकिन अगर उसके बाद भी आपके पास शब्द बच जाता है तो बिल्कुल मंजूषा को भी करिए, लेकिन मंजूषा के ऊपर आप एक लाइन लिखकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह की ग्राफ का भी, इस तरह के चित्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि बिहार की कला के रूप में। फिर 3 कलाएं आपने दिखा दी तो वहाँ पर हो गया। लेकिन आपको पटना कलम के बारे में या मधुबनी कला के बारे में स्पष्ट रूप से इन दोनों कलाओं के बारे में छोटे छोटे सेंटेंस में, छोटे छोटे वाक्यों में आपको अपनी बात रखनी होगी, इनकी विशेषताएं रखनी होगी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इनकी विशेषताएं रखते हैं तो इन विशेषताओं में आपको, चूँकि चित्रकला है तो चित्रकला में जो मुख्य रूप से जो मूल चीज़ें हैं वह मूल चीज़ें भी आपकी चित्रकला में आनी चाहिए। जैसे किसी भी चित्रकला में जब चित्रकला की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है कि चित्रों की पृष्ठभूमि क्या है, चित्रों की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि जो इतिहास का संदर्भ है वह आपको इसमें होना चाहिए। इसके अलावा चित्र की विशेषता, यानी कि चित्र में रंग कौन से होते हैं, उसके विषय कौन से होते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। और वह किन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पे भारत में जो लोक कलाएं हैं वह प्रतीकों के इस्तेमाल की कलाएं हैं, यानी प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त की जाती हैं। किन प्रतीकों के इस्तेमाल करते हैं चित्रों में, रंग कौन से, रंग बनाने, और जो रंग बनाने की सामग्री है वह सामग्री, और इसके साथ साथ अगर उसमें ब्रश यूज होता है तो वह ब्रश कैसे बनता है। क्योंकि लोक कला की जो सामग्री होती है चित्रों के निर्माण की, वह परंपरागत रूप से प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल होता रहा है। और ब्रश भी जिसके जरिए जिस कूची के जरिए चित्रों को बनाया जाता रहा है वह भी पारंपरिक रूप से प्राकृतिक सामग्री से ही विकसित होता रहा है। तो इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ फिर आप इसके कलाकारों के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसलिए उसकी एक पृष्ठभूमि, रंग, विषय, प्रतीक, सामग्री और मुख्य जो कलाकार हैं उस कला के, उन कलाकारों के बारे में लिखकर अपने निष्कर्ष के साथ इस प्रश्न को खत्म करिए। लेकिन ये दिमाग में रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रस्तावना, व्याख्या या टिप्पणी जो भी है, या स्पष्टीकरण और प्रस्ताव और निष्कर्ष, यह 3 चीज़ें आपके इसमें होनी चाहिए। और बाकी आप मॉडल आंसर देखकर इसकी स्थितियों को समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यह आपकी सारी की सारी मेहनत 110 शब्दों के, 110 से 120 शब्दों के अंदर की है, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। क्योंकि एक तो आपसे जो अपेक्षा है कि आप संक्षिप्त में उत्तर देंगे, वो अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं तो वो अनुशासन टूटता है। और दूसरी कि आप अगर इस प्रश्न में, किसी भी प्रश्न में इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं छोटे प्रश्नों में, तो आप किसी न किसी अगले प्रश्न का समय खाते हैं। अगली जो बात है, अगला जो प्रश्न है वो सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के संदर्भ में है। ऐसे प्रश्नों में मैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना होता है कि जैसे ये सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, मान लीजिए इस पर ही आपको सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के संदर्भों में या संबंधों के बारे में लिखना है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे और आईएनए का क्या मामला था। तो आपको सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आप उनके बारे में जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास जानकारी है,
उन जानकारियों को आप यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और उनकी जो तारीफ़ है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने जब असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन किया। 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर कांग्रेस में मतभेद होने के चलते उन्होंने बाद में कानपुर में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, कानपुर के पास फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और उसके बाद फिर उनकी जो राष्ट्रीय और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भूमिका रही है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी कि भारत को स्वतंत्र कराने में, वह सारी बातों को लिखेंगे। तो उन बातों के साथ साथ आप सुभाष चंद्र बोस और उनका आईएनए, जो आईएनए जिस आईएनए की जो आईएनए मोहन सिंह के नेतृत्व में था और जिसको बाद में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने संभाला और उसे एक व्यापक स्वरूप प्रदान किया और उस आईएनए के जरिए उन्होंने जिस तरह से जापान की सहायता ली भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक प्लेन क्रैश में जिनका प्लेन क्रैश हुआ, जिसके चलते उनके साथ एक दुर्घटना हुई और शायद उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। यह तमाम चीज़ें जो थी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बात करते हुए आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन चूँकि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, अब इसमें यहाँ पे भी आपके पास इन जानकारियों की कमी नहीं है और ये जानकारियाँ आपके पास हैं। लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है? आपका प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में अपने विचार व्यक्त करें या अपना मत स्पष्ट करें या जो भी आपका हो। तो इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन महत्वपूर्ण पक्षों को, उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखना चाहिए, जिसमें कि उनका कांग्रेस से जुड़ना, सबसे पहली बात कि कांग्रेस से जुड़ना यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से जुड़ना, कांग्रेस की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में भाग लेना, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण होगी उनके साथ कि कांग्रेस से मोह भंग होना, फिर चौथी बात कि सशस्त्र क्रांति में या सशस्त्र विद्रोह में या सशस्त्र संघर्ष में भरोसा करना, क्योंकि गांधी जी के साथ उनके जो महत्वपूर्ण मतभेद थे, उन महत्वपूर्ण मतभेदों में एक यह मतभेद भी था। इसके साथ आपको फिर इन पॉइंट्स के साथ साथ आपको फिर यह भी देना चाहिए कि जापान के सहयोग से आईएनए के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष चलाना, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष चलाना, यह सब। और फिर यहाँ पर जब आप आईएनए पे आते हैं तो फिर आईएनए के बारे में भी आप एक दो वाक्य अगर लिख देते हैं तो आपका यह एक संपूर्ण उत्तर हो जाता है, आपका एक संपूर्ण उत्तर तैयार हो जाता है, जिसको कि आप इस मॉडल आंसर में देख सकते हैं। लेकिन आपको एक क्रम में लिखना होगा, कहीं भी कुछ भी याद आए तो लिखते जाना वाला मामला नहीं होगा। आप और जानकारियां दे सकते तो दे सकते हैं, जैसे कांग्रेस में जुड़ना, कांग्रेस में जुड़े, कांग्रेस में किन किन आंदोलनों में कैसे कैसे भाग लिया और उनका जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट दल था उसके प्रति उनका क्या विचार था, गांधी जी और उनके क्या मतभेद थे, वो कांग्रेस में कब अध्यक्ष रहे, यह सारा का सारा आप जिक्र कर सकते हैं, जिससे कि उनके कांग्रेस में और उनकी राजनीति के संदर्भ में आप पूरी बात लिख सकते हैं। और फिर आईएनए के संदर्भ में भी कि आईएनए में कैसे आईएनए की जो स्थापना हुई, उसमें उस स्थापना में उनकी क्या भूमिका थी, आईएनए में उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने कैसे जापानियों द्वारा जो बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक थे, यानी ब्रिटिश सैनिक थे जो भारतीय थे, उनको कैसे इन्होंने इसमें जोड़ा, या फिर उस क्षेत्र में जो रह रहे थे भारतीय, जापान और सिंगापुर और विभिन्न इलाकों में जो भारतीय रह रहे थे, उन भारतीयों को कैसे इस स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ा और कैसे उन्होंने अंडमान निकोबार से लेके बर्मा से लेके और नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न क्षेत्रों पर उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया संघर्ष को और उस पर अधिकार करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। लेकिन कैसे आईएनए असफल हुआ, कैसे उसको जो समर्थन मिल रहा था वह समर्थन वापस हो गया, यह सारी बातें आप लिख सकते हैं इसमें। लेकिन यह सारा का सारा कुछ संक्षेप में होगा और यह तभी बेहतर तरीके से लिख पाएंगे जब आपको
कंटेंट की मालूमात होगी, यानी आपको कंटेंट मालूम होगा। अब आप ये सारे के सारे इस तरह के जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को देख लीजिए। अगर आपके पास कुछ कंटेंट बचता है तो निश्चित रूप से उसमें, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बंगाल के थे और बिहार के साथ उनका एक तालमेल था, एक रिश्ता था, विशेष रूप से मार्च 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का जो रामगढ़ सम्मेलन हुआ था वह संयुक्त रूप से हुआ था और यह समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसलिए यह भूमिका, यह सुभाष चंद्र बोस और बिहार के कनेक्शन को भी अगर आपके पास जगह हो तो लिख सकते हैं, वरना आप सुभाष चंद्र बोस और उनकी आईएनए के संदर्भ में ही अपनी सारी की सारी बातें करेंगे। और हर बार की तरह मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में यह होना होगा कि आपका जो महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रस्तावना, निष्कर्ष और उसकी बॉडी, यह 2-3 पक्ष हैं, इन पक्षों पर हमेशा ध्यान देना होगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस का ही संदर्भ करते हैं आपको, तो आपको आपकी प्रस्तावना में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, क्या थे और आईएनए उनके लिए क्या था, या आईएनए का जो संदर्भ है वह क्या था सुभाष चंद्र बोस के साथ। इसलिए इसको 2 लाइनें में, 2 वाक्यों में आप इस बात को लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास वह कंटेंट होगा। अगला प्रश्न जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भ में है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी, 1906 से कांग्रेस से जुड़ने वाले, 1921 के असहयोग आंदोलन में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह के ढेर सारे तथ्य जो हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हैं। इन सारे तथ्यों को कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस के किन विचारों को लेकर चले, वो हमेशा गांधीवाद के पक्षधर रहे और प्रखर मेधा के व्यक्ति थे। अपने ज़माने के बिहार के सबसे वरिष्ठ और सबसे सशक्त वकीलों में से उनका नाम था और एक ठीक ठाक मध्यम वर्ग के वो व्यक्ति थे, और लेकिन बावजूद इसके और तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें प्राप्त थीं, बावजूद उन्होंने गांधीवादी जीवन को अपने जीवन का आदर्श बनाया। इन सारी चीज़ों को लेके कैसे वो 1934 में अध्यक्ष बने, फिर 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया तब वो कैसे अध्यक्ष बने, और यह सारी की सारी गतिविधियों को जो भी आप उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती है, यहाँ से आपसे यही अपेक्षा की जाती है इन प्रश्नों में कि आप उन प्रश्नों के भाव को समझें और उन भावों को समझते हुए संक्षेप में उसका उत्तर लिखें। ऐसे प्रश्नों में अगर आपके पास कोई कोटेशन है तो आप उनका इस्तेमाल बाकायदा कर सकते हैं, लेकिन वो कोटेशन, इस कोटेशन को ऐसा ये मत समझ के कभी इस्तेमाल कर लिए, हमने यहाँ पे कोटेशन आपको दिए हुए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें प्रस्तावना के रूप में इस्तेमाल करें, बेशक नहीं। आप उन कोटेशंस का यानी उन उद्धरणों का इस्तेमाल आप कहीं अंदर कर सकते हैं और उसको आपको करना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर ढेर सारे आंकड़े हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरह से आप एक चार्ट बना दीजिए और चार्ट के जरिए छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में आप इनके बारे में बाकायदा लिख दीजिए। इससे आप उनके स्पष्ट रूप से अब आप शब्द बचाएंगे। और फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी जो भूमिका है, जैसे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पहली बार भाग लिया, 1911 में वो पार्टी में शामिल हुए और बाद में 1934 और 1939 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। चंपारण सत्याग्रह में भी उनकी भूमिका थी, रॉलेट सत्याग्रह, सहयोग आंदोलन, जाहिर सी बात है कि उसके बाद उनकी भूमिका बढ़नी ही थी। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि इन पहले प्रश्न के जो इन विभिन्न हिस्से हैं, उन विभिन्न हिस्सों को हल करने का जो तरीका होगा वह तरीका यही होगा कि आपको बेहतरीन तरीके से शब्दों के कम से कम इस्तेमाल से छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखनी होगी। संभव है कि हर टॉपिक पे या किसी भी एक टॉपिक पर या कुछ टॉपिक पर आपके पास कंटेंट की भरमार हो, लेकिन ये प्रश्न, जो पहला प्रश्न होता है, वह आपके कंटेंट की या आपके नॉलेज के बारे में जानने का नहीं होता है। संभव है कि आपके पास नॉलेज बहुत ढेर सारी होगी, आपके पास 5000 शब्दों की नॉलेज हो, लेकिन आपको उसे 100 शब्दों में पिरोना हो। तो यहाँ यही महत्वपूर्ण है कि आप अपने ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है, उस सर्वोत्तम पक्ष का किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर जो आपका ज्ञान है वह कितना बेहतरीन है और कितना सशक्त है, यह इसी से पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में आपने जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास कंटेंट है, उन कंटेंट में से सबसे बेहतर कंटेंट में से क्या क्या चुना है, सबसे बेहतर कंटेंट का आपने उसके लिए चुनाव किया है
और यही नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न के संदर्भ में कितना बढ़िया आपने चुनाव किया है, यह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इसी सवाल में आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उनके जीवन की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आपने एक चार्ट के द्वारा अपना स्पष्ट कर दिया, और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में भी आपने 2-2 लाइनों में उनकी हर बात को स्पष्ट कर दिया है। और इस तरह से आपने फिर एक प्रस्तावना जो लिखी, शुरुआत में प्रस्तावना और अंत में एक छोटे से निष्कर्ष जो 20-25 पेज शब्द का होगा, उसको आपने लिखकर उसे सम्मत कर दिया है। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी अजात शत्रु कहते थे, और उन्हें आज़ादी के बाद राष्ट्रपति रहते हुए, वो राष्ट्रपति 1950 से 62 तक, जब तक वो राष्ट्रपति रहे, और इसके बाद उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, या फिर उनकी किताबों के नाम अगर आपके पास हों तो किताबों के नाम भी आप लिख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपको जो लिखना होगा वह यही है कि गांधी जी की नज़र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्पष्ट है कि गांधी जी की नज़र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु थे। वह भारत और बिहार के एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं, इस देश के संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से आप एक अच्छे नोट्स के साथ इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप लिख सकते हैं। हमने इस तरह के प्रश्नों की बात कर ली, जो वो प्रश्न थे जो पहले प्रश्न के अंतर्गत आते थे, छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में। इसको हमने समझने की कोशिश की है। देखिए, इन प्रश्नों में बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है। सीधा सीधा मामला यही है कि अगर आपके पास कंटेंट हैं तो आप उन कंटेंट का इस्तेमाल कैसे करें, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास तथ्य होने चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और प्रश्न को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर यह क्षमता है तो आप इनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे हिस्से में बात करने जा रहे हैं उन प्रश्नों की जो बड़े प्रश्न हैं, जो बड़े प्रश्न आते हैं, जिनको कि करीब 450 शब्दों में, 450 से 500 शब्दों में करना होता है। और इस तरह के कुल मिला के अन्य 2 प्रश्न होते हैं जिसमें दिए तो 4 प्रश्न होते हैं, लेकिन उनमें से 2 प्रश्नों को करना होता है। दूसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्न और तीसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्न, लेकिन दोनों में से एक प्रश्न आपको करने होते हैं। तो इस संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बृहद प्रश्नों की। ये बृहद प्रश्न, जिसका पहला हिस्सा है, पहला प्रश्न जो है वो है कि मौर्य कला के महत्व और बिहार की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में मौर्य कला की प्रमुख कलात्मक विशेषताओं, उल्लेखनीय उदाहरणों और विरासत पर चर्चा करें। कुल मिलाकर यह प्रश्न है, और यह प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रश्न में के जो 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और आपको उन्हीं महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करनी है। पहला, इस प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस प्रश्न में 2 प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण, वो ये हैं कि आपको मौर्य कला का महत्व बताना है। पहले प्रश्न में आपको मौर्य कला का स्पष्ट करना है महत्व। और दूसरा प्रश्न का जो हिस्सा है उसमें आपको यह स्थापित करना है कि बिहार के सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य पर इसका प्रभाव। यानी कुल मिलाकर जो इतना बड़ा प्रश्न दिख रहा है आपको, उस प्रश्न में दरअसल इस प्रश्न का ही एक मनोविज्ञान है कि आपको इस प्रश्न को देखने के बाद आपको एक स्वाभाविक रूप से यह लग सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करना है, लेकिन हकीकत क्या है कि मौर्य कला के महत्व का मूल्यांकन करना है और बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य के संदर्भ में आपको इसके बारे में बताना है कि इस पर चर्चा करनी है। मूल्यांकन और चर्चा करनी है, और मुख्य रूप से जो मूल्यांकन करना है वो मौर्य कला के महत्व का मूल्यांकन करना है, और जो चर्चा करनी है वह बिहार के सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के संदर्भ में इसका जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा करनी है मूल्यांकन करते हुए। यानी यही 2 पक्ष हैं जो आपको इस पूरे क्वेश्चन में करने हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इसकी प्रस्तावना लिखेंगे तो आप उस प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण पक्ष लिख सकते हैं। जैसे मौर्य कला के महत्व के बारे में जब बात हो रही है तो आप यह जो कला है, इसमें आप एक समृद्ध
शासनकाल की कला है। इसके अलावा यह राजकीय नियंत्रित कला है, राजकीय नियंत्रित कला है, यह इसकी विशेषता है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि यह जो कला है, मौर्य कला जो है, उसके विभिन्न पक्ष हैं और इस विभिन्न पक्ष के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि यह काष्ठ कला का यानी लकड़ी की कला का प्रस्तर कला में यानी पत्थर कला में रूपांतरण है। ये रूपांतरण की कला है, प्रस्तर कला में रूपांतरण की कला में। चौथी बात इसका ऐतिहासिक जो इसका परिप्रेक्ष्य है, मौर्य कला का जो परिप्रेक्ष्य है, वह यह भारत के संदर्भ में है कि यह यहाँ से भारतीय कला का ऐतिहासिक स्वरूप जो है वह विकसित होता है, ऐतिहासिक स्वरूप विकसित होता है। और इसके अलावा यह कला जो है, जो इस समय जो राजप्रसाद या स्तंभ या स्तूप या विहार या लोक कला, इस कला के जो रेंज मिलते हैं यह उस समय की कला में दुनिया में कहीं नहीं मिले। यानी कि एक तरह से ये वैश्विक कला को लीड करती हुई यानी नेतृत्व देते होने वाली यह कला है। इसी तरह के ये कई आपके पक्ष बनेंगे जो मौर्य कला के महत्व के संदर्भ में आएंगे। और भारत के संदर्भ में तो यह भारतीय कला का ऐतिहासिक जो स्वरूप है यहीं से विकसित होना शुरू होता है। दरअसल भारत का जो इतिहास है, वह इतिहास यहीं से विकसित होता हुआ हमें दिखता है। हम जब भी बात करते हैं भारतीय इतिहास की, तो हम भारतीय इतिहास का जो ऐतिहासिक स्वरूप है मौर्य काल से ही मानते हैं, क्योंकि इसके समय से ही हमें साक्ष्यों और अवशेष यानी कि पुरातत्व के बीच में एक रिश्ता बराबरी में दिखाई देता है। तो यह सारे के सारे संदर्भ आपको इसमें रखने होंगे। और इसके साथ साथ मौर्य कला का जो महत्व है, उस महत्व को स्थापित करने के लिए आपको फिर इन सारे संदर्भों को एक्सप्लेन करना होगा, इनको लिखना होगा। और इसके पहले आप चाहें तो एक मौर्य कला का एक चार्ट दे सकते हैं कि मौर्य कला के अंतर्गत राजकीय कला के कौन कौन से हिस्से थे, जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार, और लोक कला के क्या हिस्से थे, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला या जो रिंग स्टोन, या फिर आप छल्लेदार कुएं, यह सब कुछ आप लिख सकते हैं लोकप्रिय या लोक कला के अंतर्गत। तो इस तरह से एक ग्राफ बना सकते हैं। और कुल मिलाकर इन्हीं आधारों पर चूंकि इनका मूल्यांकन करना है आपको, तो यह मूल्यांकन करेंगे। और जब भी मूल्यांकन करेंगे, उन मूल्यांकन करने के संदर्भ में भी आप समझ लीजिए कि जब आप किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन उसके गुण और उसके दोष के आधार पर करते हैं। यानी उसका जो सकारात्मक पक्ष है वह लिखते हैं और उसका नकारात्मक पक्ष है वह लिखते हैं। यानी कि आपको इस पूरे प्रश्न में मौर्य कला की जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें आप ये जानते ही हैं कि आप सबसे पहले राजप्रसाद के बारे में जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आप स्तूप के बारे में जानकारी देंगे जो अशोककालीन स्तूप हैं, फिर आप स्तंभ कला की बात करते हैं, और इसके साथ साथ स्तंभ कला के साथ आप गुहा विहार की बात करते हैं। साथ ही आप जब लोक कला के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो लोक कला के परिप्रेक्ष्य में यक्ष और यक्षिणी मूर्तियों की बात करते हैं, टेराकोटा कला की बात करते हैं और मृदभांड की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से इन पक्षों के बारे में आप लिखते हैं। तो आपको इन पक्षों के लिखना है, इनकी विशेषताएं और इनकी आलोचना है अगर कोई, क्योंकि व्यापक रूप से राजप्रसाद के बारे में कहा जाता है कि यह जो मौर्य राजप्रसाद थे जो कुम्हरार में स्थित था, वह ईरानी राजप्रसादों का यानी अखमनी साम्राज्य के राजप्रसादों की नकल था या उससे प्रभावित था। पर्सी ब्राउन और मार्शल इस संदर्भ में कहते हैं। स्तूपों के बारे में भी ये कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, लेकिन साक्ष्य और अवशेष इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इतना ज़्यादा स्तूप कोई शासक और इतने विशालकाय स्तूप कोई शासक बनवा सकता है। इसलिए यहाँ पर भी एक संदेह उत्पन्न होता है। स्तंभ कला के बारे में कहा जाता है कि स्तंभ कला जो मौर्यों की स्तंभ कला थी वह भी ईरान से प्रभावित थी। 2-3 कारण आप लिख दीजिए कि
कि ये स्तंभ कला ईरान से प्रभावित क्यों नहीं थी, क्योंकि यह सही है कि उस समय स्तंभ वहाँ भी बनते थे, और यह भी सही है कि अशोक के जो स्तंभ थे वह कहीं की नकल नहीं लगते, बल्कि उसके अंदर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह यह बताते हैं कि दरअसल यह स्तंभ कला अशोक की जो थी वह नितांत भारतीय थी, यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य था। क्योंकि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो स्तंभ कला में जो शीर्ष मूर्तियों की संख्या है और उसमें जो विविधता है, वह विविधता न सिर्फ अशोक के स्तंभों की है बल्कि वह भारतीय परंपरा की विविधता है। यानी उसमें जो पशुओं की मूर्तियों का इस्तेमाल हुआ है वह भारतीय परंपरा में विभिन्न धर्मों ने अपने अपने अनुसार उन पशुओं का इस्तेमाल अपने अपने धर्मों में किया है। इसके अलावा अशोक के स्तंभ एकाश्मक स्तंभ हैं और उसकी पालिश अखमनी साम्राज्य के स्तंभों की अपेक्षा ज़्यादा चमकदार है। यह सब कर सकते हैं। गुहा विहार के संदर्भ में भी आप गुहा विहार कहाँ, अशोक मौर्यकालीन गुहा विहारों के बारे में भी आपको 3-4 विशेषताएं लिखनी है। यक्ष यक्षिणी, टेराकोटा, मृदभांड, इन तमाम पक्षों के बारे में आप लिखेंगे, और जिन भी पक्षों के बारे में आपको अगर कुछ अन्य तथ्य भी मालूम हो या अन्य पक्ष भी मालूम हो तो वह भी लिखते हुए आप एक एक के साथ लिख सकते हैं, और इसके जरिए आप अपना एक मूल्यांकन पेश कर सकते हैं कि दरअसल यह जो मौर्य काल के ये जो तमाम तथ्य हैं उन तथ्यों की स्थिति क्या थी और उसके पक्ष में उसका आपका मूल्यांकन क्या है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो होगी वह दूसरी बात ये होगी कि अब इसके बिहार के साथ इसका स्वरूप कैसा होगा। इस संदर्भ में मैं दरअसल इन सारी चीज़ों को आपके सामने पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये मॉडल आंसर के रूप में आपके पास मौजूद रहेंगी, लेकिन मैं इन पे जो चीज़ें जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस प्रश्न के संदर्भ में, उन संदर्भों पर मैं आपसे बात अपनी करना चाहता हूँ। अब निश्चित रूप से अब जैसे ही आप विवरण देते जाते हैं स्तंभ कला में, जब मौर्य स्तंभ कला का विवरण दे तो मौर्य स्तंभ का एक चित्र बना सकते हैं और उनके विभिन्न हिस्सों के नाम दे सकते हैं। इन नाम को देने के बाद आपकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उसको फिर अपनी व्याख्या में स्थान बनाएं। वैसे ही जैसे कि स्तूप है, इस स्तूप का चित्र बनाइए और इस स्तूप के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन महत्वपूर्ण हिस्सों का नाम दे दिए, और उसके बाद फिर इस मौर्यकालीन स्तूपों की विशेषताओं के बारे में लिख दीजिए। और किसी एक स्तूप में, चाहे सारनाथ के स्तूप का जो धर्मराजिक स्तूप है या फिर सांची का जो स्तूप है, जो सांची का महास्तूप है, उसके बारे में अगर कुछ जानकारियां हैं आपके पास तो उन जानकारियों को बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करिए। उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो रखने की कोशिश करिए। जब आप स्तंभों के बारे में करते हैं तो स्तंभ का भी एक छोटा सा चित्र आप किनारे बना सकते हैं, और उसको बनाकर उस पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके संदर्भ में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में उनका नाम लिख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इस पूरी की पूरी स्टोरी में जो आप लिख रहे हैं उसमें उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें मूर्तिकला के संदर्भ में भी जब आप मूर्तिकला पर आएंगे तो स्तंभ शीर्ष भी, यह ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मौर्यकालीन मूर्तिकला के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पे जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं, उनकी नज़र जो है वो सीधे सीधे यक्ष यक्षिणी और टेराकोटा मूर्तियों पर जाती है। लेकिन उससे पहले जब भी मूर्तिकला, मौर्य मूर्तिकला के बारे में बात हो, आपको सबसे पहले इन स्तंभ शीर्षों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये स्तंभ शीर्ष जो हैं, यानी कि अवांगमुख कमल से लेकर ऊपर की जो पशु आकृति तक की जो संरचना है, वह संरचना दरअसल मूर्तिकला का ही उदाहरण है। यह भी मूर्तिकला के अंतर्गत आता है। इसलिए जब मूर्तिकला की बात की जाए तो हमेशा स्तंभ शीर्ष की सबसे पहले व्याख्या करिए, और उसके बाद फिर यक्ष यक्षिणी और फिर टेराकोटा मूर्तियों पर जाइए और उसके बारे में लिखिए। तो मूर्तिकला के संदर्भ में भी आपको लिख देना है। साथ ही और कुछ अगर आपको लगता हो कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको कि बहुत छोटे छोटे शब्दों में आप लिख सकते हैं, तो आप उसके लिए ग्राफ भी बना सकते हैं इस तरह का, और एक चार्ट भी बना सकते हैं और चार्ट के जरिए लिख सकते हैं। साथ ही उसकी जो विशेषताएं हैं, गुहा विहार वगैरह और सब, यह सारा का सारा लिखने के बाद एक एक करके इन सारे संदर्भों में कुछ तथ्यों को देने के बाद, उनके उदाहरण लिखने के बाद, क्योंकि यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तथ्यों को लिखेंगे, यह हमेशा इस बात का दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी आप जैसे स्तंभों के बारे में लिख रहे हैं तो स्तंभों के बारे में आप उदाहरण जरूर लिखें। बिना उदाहरण के कोई भी स्तंभ नहीं, आपका कोई भी स्तंभ के बारे में कोई भी संरचना पूरी नहीं होती उत्तर की। या स्तूपों के बारे में लिखते हैं तो आपकी स्तूपों के भी उदाहरण जरूर लिखें, और वो उदाहरण वही होने चाहिए जो मौर्य काल से संबंधित हों। स्तंभों में आप स्तंभों के ढेर सारे उदाहरण हैं, और पहली कोशिश ये करिए कि जो बिहार में जहाँ जहाँ जो स्तंभ हैं उन स्तंभों के नाम लिखिए। उसके बाद अन्य स्तंभों के बारे में आप उदाहरण लिख सकते हैं। स्तूपों के संदर्भ में भी पहले बिहार
के अलग अलग इलाकों में जहाँ भी आपको स्तूपों के बारे में कोई जानकारी हो, चाहे वो राजगीर का स्तंभ हो, चाहे वैशाली का हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में जो स्तंभ है अष्टकोणी पिरामिड नुमा, उन सब के बारे में पहले लिखिए और उसके बाद फिर आप अन्य जो स्तूप हैं या स्तंभ हैं जो प्रमुख हैं उनके बारे में लिखिए, उनका उदाहरण जरूर दीजिए। बिना उदाहरण दिए आपका प्रश्न पूरा नहीं होगा। गुहा विहारों के संदर्भ में भी लिख रहे हैं तो बराबर, और नागार्जुनी गुहाओं के बारे में जाहिर सी बात है कि आप लिखेंगे, लेकिन उनके नाम भी लिखिए और उनमें से अगर कोई गुफा जैसे लोमस ऋषि गुफा है वो कुछ विशेषता है उसकी, उन विशेषताओं को भी जरूर उसमें इंगित करिए। इससे आपके व्यापक फलक को टीचर के एग्जामिनर के सामने व्यक्त करने में आपको सफलता मिलती है और आपके दरअसल पूरी समझ जो है वह एग्जामिनर के सामने, वो परीक्षक के सामने खुलकर आती है। फिर आप अब यह तो उसका मूल्यांकन था, वह यह उसका पक्ष था पहला वाला। दूसरा पक्ष जो है उस प्रश्न का वह है बिहार पर मौर्य कला का प्रभाव, यानी कुल मिलाकर बिहार के संस्कृति पर, बिहार की सभ्यता पर, बिहार की सांस्कृतिक विरासत पर मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा। यह प्रश्न कुल मिलाकर इन्हीं दोनों चीज़ों के संदर्भ में था कि मौर्य कला का महत्व का मूल्यांकन करना है और मौर्य कला का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा इसको लिखना है। अब बिहार के संदर्भ में आप मौर्य कला ही नहीं, मौर्य काल में भी बिहार का विकास हुआ, गुप्त काल में भी बिहार में कला का विकास हुआ, पाल काल में भी बिहार में कला का विकास हुआ, लेकिन यहाँ प्रश्न जो है वो हमारा है मौर्य काल के दौरान जो बिहार में कला का विकास हुआ उस संदर्भ में है। तो ऐसे में आपको क्या, आपकी नज़र जो होगी वह मुख्य रूप से बिहार में मौर्य कला के प्रभाव पर होगी। और जाहिर सी बात है कि मौर्य काल के बाद जितनी भी कलाएं आई बिहार या उसके आसपास के क्षेत्र में, वह कहीं ना कहीं मौर्य काल की कला से प्रभावित थी और उसी का प्रभाव जो है वो हमें आने वाले समय में तमाम कला के विभिन्न पक्षों में हमें देखने को मिलता है। और इसी को आधार मानकर आप बिहार पर मौर्य कला के प्रभाव के बारे में लिखेंगे कि बिहार में कला परंपरा की शुरुआत मौर्य काल से हुई, यह स्पष्ट है, जो गुप्त काल और पाल काल के दौरान और मजबूत हुई। दोनों राजवंशों ने बिहार में नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों का निर्माण किया और बिहार एक मजबूत शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा। यानी कि एक जो सांस्कृतिक विरासत है बिहार की, उस सांस्कृतिक विरासत की जो शुरुआत थी वो दरअसल मौर्य काल से नहीं बल्कि मौर्य काल के पहले ही हो गई थी। लेकिन उस सांस्कृतिक विरासत का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमें मौर्य काल से देखने को मिलता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि जो बिहार जो था वह विभिन्न तरह के सांस्कृतिक पक्षों से घनीभूत था और वह परिप्रेक्ष्य उसका उसे वैश्विक पहचान प्रदान करता था, क्योंकि दरअसल भारत में कला के जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य विकसित हुए, भारत में कला के जो विभिन्न पक्ष विकसित हुए, उस पक्ष विकसित करने में बिहार की मजबूत भूमिका रही। और इस संदर्भ में आप इस बात को भी लिख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईस्वी तक, यानी गुप्त काल के एक बड़े हिस्से तक बिहार जो था वो किसी न किसी रूप से भारतीय राजनीति का केंद्र रहा। तो जो इलाका, जो मगध भारतीय राजनीति का केंद्र 1000 सालों तक रहा, तो जाहिर सी बात है कि समस्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जिनकी भूमिका भारतीय संस्कृति के और भारतीय समाज व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण थी, वह सारे के सारे परिप्रेक्ष्य किसी न किसी रूप में बिहार में विकसित हुए। और इसलिए बिहार में इस तरह के तमाम पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न तरह की स्थापत्य और वास्तुकला की जो स्थितियां हैं उनमें हमें यह सब कुछ, ये सारे के सारे क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह से बिहार जो है वह विभिन्न तरह की विसंगतियों को सहते हुए भी कैसे कला के मामले में या एक अपनी सांस्कृतिक विरासत के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बावजूद आज भी यह बात हमेशा गौर करने की कि आज विभिन्न तरह की नकारात्मक स्थितियां हैं, नकारात्मक स्थितियों के बावजूद, बिहार के पिछड़ेपन या बिहार के तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद बिहार जो है वह कला के मामले में और ऐतिहासिक कला के विरासत के मामले में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, यह ही आपको इसमें बाकायदा एक एक करके बताना है। और अंत में आप इस बात को यह स्पष्ट इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, इस रूप को में आप कह सकते हैं इसको कि दरअसल जो बिहार है वह बिहार एक उस सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है जो परंपरा मौर्य काल से शुरू हुई
और मौर्य काल से विकसित हुई, जिसमें मौर्य काल के अपने कई बेहतरीन आयाम और प्रतिमान थे, जो प्रतिमान आज भी भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय वास्तुकला, भारतीय मूर्तिकला और कलाओं के विभिन्न संदर्भों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और इस पूरे संदर्भ के साथ आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। और इस प्रश्न में आपको जो बात ध्यान रखनी है वह महत्वपूर्ण बात यही है कि इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं, और 2 हिस्से में पहले बात है कि मौर्य कला के महत्व का आपको मूल्यांकन करना है, और दूसरे हिस्से में बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य में इसकी चर्चा करनी है। यानी आप मौर्य कला के विभिन्न हिस्सों का पहले मूल्यांकन करिए, और यानी आधे हिस्से में करीब 2 से सवा 200 शब्दों में आप इस कला के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करिए, लिखिए, और संभव हो तो छोटे छोटे पैरा में लिखिए। हर तथ्य के बाद दूसरा पैरा शुरू करिए, हर विशेषता के बाद एक दूसरा पैरा लिखिए। नहीं, अगर आपका अधिक जानकारियां हैं, बेहतर जानकारियां हैं, तो आप पॉइंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनके उदाहरण भी देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिना उदाहरण दिए आप कला के प्रश्नों को सही तरीके से स्थापित नहीं कर पाएंगे। यह इसकी विशेषता होगी। और फिर उसके बाद 100 से 150 शब्दों में आप बिहार के संदर्भ में, बिहार और मौर्य कला के संदर्भ में आप अपनी बात स्थापित कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि कैसे मौर्य कला ने बिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। राष्ट्रीय पहचान तो उसे मिली ही, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, और कैसे जो मौर्य कला है वह भारतीय कला की अग्रदूत है। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि जो गुहा विहारों की जो पहली संरचना इस दौर में मनुष्य के द्वारा विकसित की गई, मौर्य काल के द्वारा विकसित की गई, मौर्य काल के दौर में विकसित की गई, वही संरचना पश्चिमी घाट के जो चैत्य विहार बनाए गए उनके लिए प्रेरणा स्रोत थी। यानी वो संरचनाएं इन्हीं गुहा विहारों के आधार पर ही निर्मित की गई। या फिर जो स्तूपों की संरचना थी, भारत में जो स्तूपों का जो मापदंड है, जो स्तूपों का जो मूल स्वरूप है, वह मूल स्वरूप भी इसी मौर्य काल के दौर में ही निर्मित हुआ। या फिर आप अगर और चीज़ों के बारे में भी सोचें, स्तंभ कला के बारे में सोचें, तो स्तंभ कला दरअसल उस साम्राज्य के वैभव और समृद्धि का ही प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक शासक के धम्म के विचारों और उसके निर्देशों, और यहाँ तक कि उसका जनता के साथ एक राजा का क्या रिश्ता हो सकता है, शासक वर्ग और जनता के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। यानी व्यापक रूप से देखें तो राज्य और नागरिक के बीच के जो रिश्ता है वह उसका भी प्रतीक है। यानी स्तंभ कला न सिर्फ संस्कृति, न सिर्फ कला, न सिर्फ मूर्ति कला, बल्कि एक राजनीतिक विरासत का भी प्रतीक है। इस तरह से आप इस पूरे संदर्भ को समझ सकते हैं और बिहार के ऊपर इस पूरे संदर्भ के साथ आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी तभी आएगी जब आप कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ने और उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, मधुबनी पेंटिंग। मैं दरअसल आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम आपको ये मॉडल आंसर तो दे ही रहे हैं, मॉडल आंसर के जरिए आप समझ सकते हैं, लेकिन मूल जो चीज़ है वो आपको समझनी है, क्योंकि ये मॉडल आंसर भी आपके तभी काम आएगा जब आप वास्तव में इन प्रश्नों को समझते हो, इन प्रश्नों की आत्मा को समझ पा रहे हो, इन प्रश्नों में लिखना क्या है वह समझ पा रहे हो। इसलिए इस बातचीत में यह ज़्यादा जरूरी है समझना, इस लेक्चर में यह ज़्यादा जरूरी समझना है कि किस प्रश्न में क्या होना होगा। हमें प्रश्न को ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास तथ्य हैं, कंटेंट हैं, फैक्ट हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं और कॉन्सेप्ट है, यानी एक विचार है, एक अवधारणा है हमारे पास उस विषय की या उस टॉपिक की, तो प्रश्न किसी भी तरह का हो, हम उसे करने में हमें उसे दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब इस प्रश्न को देखिए, मधुबनी पेंटिंग की तुलना में पटना कलम पेंटिंग की कम मान्यता। मधुबनी पेंटिंग की तुलना में पटना कलम पेंटिंग की कम मान्यता में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें। बिहार में इन दो अलग अलग कला रूपों के विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक संदर्भों, संरचना, सामाजिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण करें। अब ये देखिए, इस प्रश्न में आपको जो पूछा गया है, सबसे पहली चीज पूछी गई है कि दरअसल मधुबनी पेंटिंग और तुलना में पटना कलम पेंटिंग जो है उसको कम मान्यता क्यों मिली, उसकी कम मान्यता क्यों है, यह आपको बताना है। और इसके साथ साथ ये कम मान्यता मिलने में जिन कारणों का जो कारक जिम्मेदार रहे उन कारकों को लिखना है। और इसके साथ आपको लिखना है कि जो इन दो अलग अलग कला रूपों के विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक संदर्भों, संरक्षण और सामाजिक आर्थिक
ये दरअसल एक ही प्रश्न है कुल मिलाकर, जिसे कि आपको इस संदर्भ में समझना है कि पहला संदर्भ जो है ये है कि मधुबनी पेंटिंग और पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग की अपेक्षा पटना कलम को ज़्यादा महत्व क्यों मिला। दूसरी चीज़ समझना है कि यह प्रश्न यह भी प्रश्न जो है वो बिहार के संदर्भ में बिहार में इन दोनों अलग अलग कला रूपों को प्रभावित करने वाले जो सांस्कृतिक कारक थे, सामाजिक आर्थिक कारक थे, उनको बताना है। यानी कुल मिला के कि मधुबनी पेंटिंग के पीछे पेंटिंग के विकास के क्या कारण थे और पटना कलम के विनाश के क्या कारण थे। क्योंकि आप जानते हैं कि पटना कलम चित्रकला के कलाकार अब हमारे बीच नहीं है और यह पिछली शताब्दी के ही, इस शताब्दी नहीं, पिछली शताब्दी के शुरुआत से ही प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद वर्मा उसके अंतिम कलाकार माने जाते हैं। उसके बाद उस कला का कोई विकास नहीं हो पाया। वर्तमान सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन अभी यह समाज, हमारा राज्य इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है कि वह उस कला को सही तरीके से संरक्षित कर सके, लेकिन उसको संरक्षित करने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। अब इस प्रश्न में लिखना क्या होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सी सामान्य सी बात है कि सबसे पहले आप मधुबनी कला की तारीफ में कुछ लिखेंगे, फिर पटना कलम जो चित्रकला है उसकी तारीफ में, यानी इन दोनों के बारे में आप लिखेंगे। इनके बारे में आप विवरण देंगे। संक्षेप में आप मधुबनी कला को भी लिखेंगे, किस क्षेत्र की कला है, इस कला की विशेषताएं क्या हैं, इसका विकास कैसे हुआ, कौन से कलाकार हैं, यह सब स्पष्ट करेंगे। और पटना कलम के बारे में भी आप लिखेंगे कि पटना कलम की कला जो है वो बिहार से कैसे जुड़ी हुई है, किस क्षेत्र की कला है, कैसे विकास हुआ, इसके मूल तत्व क्या थे। और इस तरह से आप इन दोनों कलाओं के बारे में आप अपनी बात लिखेंगे। और इसके बाद यह स्पष्ट है कि ये पटना कलम, मधुबनी, मंजूषा, यह सारी की सारी जो बिहार की से उपजी कलाएँ हैं, बिहार के राजनीतिक क्षेत्र से उपजी कलाएँ हैं, वह कलाएँ आमतौर पर लोक कला के संदर्भ में रखी जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जो पहले प्रश्न के अंतर्गत हम मधुबनी और पटना कलम पर बात कर रहे थे तो उस संदर्भ में कहा था। लेकिन यह जब आपकी प्रस्तावना जो होगी उस प्रस्तावना में यह बात आपकी आनी चाहिए, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या प्रस्तावना हो सकती है, इस पर आप विचार करिए, क्योंकि इसमें दो तत्व हैं। एक तत्व, जो पहला तत्व है वो ये है कि मधुबनी कला की अपेक्षा पटना कलम चित्रकला को कम मान्यता प्राप्त हुई, यानी कम मान्यता प्राप्त हुई, और उसके क्या कारक थे ये आपको बताने हैं। उन सारे सामाजिक आर्थिक कारकों का बिहार के संदर्भ में आपको इसको स्पष्ट करना, उसका विश्लेषण करना है। तो आप स्पष्ट रूप से पहले पटना और मधुबनी, यह दोनों बिहार की लोक कला के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आप इस तरह से ही अपनी प्रस्तावना बनाएंगे कि मधुबनी कला और पटना कलम चित्रकला बिहार में उपजी, विकसित हुई ये कलाएं हैं। और मधुबनी कला दरअसल पूर्णतः लोक कला का परिप्रेक्ष्य, मधुबनी कला का परिप्रेक्ष्य पूर्णतः लोक कला का है, जबकि पटना कलम चित्रकला मुगल और यूरोपीय कला से प्रभावित स्थानीय कला मानकों के आधार पर निर्मित कला है। और जहाँ मधुबनी चित्रकला को व्यापक रूप से लोक का समर्थन प्राप्त हुआ और उसके लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए गए, वहीं पटना कलम चित्रकला आज के दौर में खत्म हो चुकी कला है और वह विकास के उस क्रम में अपने आप को स्थापित करने में असफल रही है। यह आपका एक तरह से आपकी एक प्रस्तावना हो गई, और उसी का विश्लेषण करना है कि बिहार के संदर्भ में, अब इसमें आप दो लाइनें और जोड़ सकते हैं कि बिहार के संदर्भ में जब बात होगी तो बिहार के संदर्भ में इस कला के, इन दोनों कलाओं के विकास के अलग अलग पक्ष हैं,
और इन विकास में पटना कलम के पिछड़ने के भी अपने कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह आपकी प्रस्तावना हो गई और उस प्रस्तावना के बाद फिर आप मधुबनी कला और पेंटिंग और पटना कलम के बारे में विस्तार से लिखेंगे। इसको स्थापित करेंगे कि पटना कलम पेंटिंग जो थी वो दरअसल कहाँ की थी और मधुबनी कला पेंटिंग जो है वो कहाँ से है। जाहिर सी बात है, हमने आपसे बात की कि पटना कलम जो पेंटिंग थी वो मुग़ल शैली और ब्रिटिश शैली से प्रभावित थी। इसके अलावा स्थानीय शैलियों का भी इसमें योगदान था और इसके अलावा जो इसमें बनाए जाते हैं, जो चित्र बनाए जाते थे वो किस तरह के चित्र थे। चूँकि पटना कलम चित्रकला के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो पटना कलम चित्रकला के जो पूर्वज थे वह मुग़ल दरबारों से संबंधित थे, यानी कि पटना कलम चित्रकला का जो प्रारंभिक परिवेश है वह मुग़ल चित्रकला का है, यानी मुग़ल दरबारों के जो चित्रकार थे वह मुग़ल काल के पतन के साथ या फिर उसके पहले भी औरंगजेब ने जब अपने दरबारों से कला के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को निकाला था बाहर, तो इन चित्रकारों को वहाँ पे अन्य मुग़ल सरदारों ने अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया। लेकिन जब मुग़ल काल के पतन का दौर आया तो ये चित्रकार अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए मजबूर हुए। इनका एक हिस्सा हिमाचल की ओर गया, एक हिस्सा राजस्थान की ओर गया। उन्होंने वहाँ पर विभिन्न चित्रकलाओं की स्थापना की। उसी तरह से एक हिस्सा मुर्शिदाबाद की ओर आया, क्योंकि मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी हुआ करता था और बंगाल के नवाबों ने इन चित्रकारों को जो मुग़ल दरबारों से आए थे उनको अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया, यानी जो दिल्ली से आए थे उन्हें संरक्षण प्रदान किया। लेकिन जब बंगाल पर कंपनी का अधिकार हुआ तो इन कलाकारों को फिर से संरक्षण जो प्राप्त होता था, जो मिलता था, वह संरक्षण फिर से नहीं मिला और इसलिए वहाँ से उन्हें पलायन होकर पटना आना पड़ा। पटना दरअसल ये कलाकार इसलिए आए क्योंकि पटना जो था वह मूलतः उस समय एक बड़ा व्यापारिक नगर था और इन कलाकारों के विचार में यह आया कि इस बड़े व्यापारिक नगर में उसे जमींदारों का या ब्रिटिश अफसरों का साथ मिलेगा या बड़े बड़े व्यापारियों का साथ मिलेगा, उनका संरक्षण प्राप्त होगा और उनकी कला विकसित होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो इस क्षेत्र यहाँ पर आकर दानापुर के आसपास के दानापुर और मछरट्टा के क्षेत्र में आकर बसे और उन्होंने स्थानीय कला के साथ साथ मुग़ल कला और इसके साथ साथ चूँकि यह छावनी भी थी, ब्रिटेन के अफसरों की, अंग्रेज़ों की छावनी भी थी, इसलिए उनकी कलाओं पर यूरोपीय कला का भी प्रभाव पड़ा। इसलिए कला का प्रभाव पड़ा क्योंकि ये कलाकार संरक्षण विहीन थे, इन्हें किसी भी तरह का आर्थिक संरक्षण नहीं प्राप्त था। इसलिए ये कलाकार विभिन्न लोगों की मांगों के अनुसार, वो लोग अंग्रेज अफसर भी हो सकते थे, व्यापारी भी हो सकते थे, जमींदार भी हो सकते थे, तो उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनकी मांगों के अनुसार इन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। और जाहिर सी बात है, यह मांग के अनुसार चित्र बनाने का अर्थ यह था कि इसमें चित्रकारों की अपनी कलात्मकता या चित्रकारों द्वारा अपना विषय संचयन करना मुश्किल था, क्योंकि यह मांग पर आधारित थे और उस मांग के अनुसार ही इनको पैसे मिलते थे। और जाहिर सी एक कला का जो संरक्षण है, कला का जो खर्च है, वह इतना ज़्यादा होता है, उसके रंगों और कैनवास और उसके चित्रों की रूपरेखा और उसको बनाने में लगने वाला परिश्रम इतना विहत्तर होता है कि उस चित्रकला को बिना किसी आर्थिक संरक्षण के उसका विकास करना संभव नहीं होता। लेकिन यह सारा का सारा आर्थिक संरक्षण उन्हें नहीं मिला और इसके चलते पटना कलम के चित्रों में भी एक खास तरह की उदासी और एक खास तरह का संरक्षण का अभाव दिखता है। आपको उसमें बॉर्डर का अभाव दिखता है, पृष्ठभूमि का अभाव दिखता है, पृष्ठभूमि सादे रंग की होती है, पृष्ठभूमि का अभाव दिखता है। उस कला के जो पात्र हैं उनके नैन नक्श, तो उनके चेहरे मोहरे सब मुग़ल शैली के होते हैं। लेकिन इस चित्रकला में, यह भारत की एकमात्र ऐसी चित्रकला है जिसमें यूरोपीय प्रभाव इस रूप में है कि यहाँ प्रकाश और छाया का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर इन चित्रों में जो सजावट होती है, जो सजावट होनी चाहिए, जिनकी अपेक्षा होती है, जो मुग़ल चित्रकला में दिखती है या फिर मधुबनी चित्रकला में दिखती है, जो सजावट कि मधुबनी चित्रकला में हर कोने अतरे को सजाया जाता है, हर जगह पूरे चित्र में हर जगह को सजाया जाता है, वह पटना कलम की चित्रकला में नहीं था। यानी कि इसे कहीं अभाव था। और अंततः जब प्रिंटिंग मशीनों का आविष्कार हो गया और जब प्रिंटिंग मशीनों के आविष्कार के साथ साथ विभिन्न तरह के वैज्ञानिक साधन आ गए और जिसके जरिए इनकी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं और इसको संरक्षण का जो अभाव था, उस संरक्षण के अभाव के चलते यह चित्रकला जो थी वह
खत्म होने के लिए मजबूर हुई और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ही इस चित्रकला के अंतिम जो कलाकार थे वह भी खत्म हो गए और एक तरह से यह चित्रकला अब संग्रहालयों में संरक्षित बची हुई है उस समय की। इसके बरक्स यानी इसके ही समकक्ष हम जब मधुबनी की चित्रकला की बात करते हैं तो मिथिलांचल और मिथिलांचल की जो लोक कला है, लोक जीवन की कला और लोक जीवन की जो कला होती है उसका जो संरक्षण होता है वो लोक जीवन से ही प्राप्त होता है। उसके लिए किसी ऐसे संरक्षण की जरूरत नहीं होती है और लोक जीवन की जो कला होती है उसके रंग रूप और उसके विधाएं, उसका स्वरूप जो होता है वह उस तरह से परिष्कृत नहीं होता जिस तरह से राजसी कलाएं होती हैं। उनका जो विन्यास है, उनके जो चित्रों का विन्यास है या चित्रों की जो रूपरेखा है वह जिस तरह से परिष्कृत और साफ़ सुथरी और स्पष्ट होती है वैसी लोक कलाएँ स्पष्ट नहीं होती हैं। लेकिन मधुबनी चित्रकला जो थी वह चित्रकला जो है वह दरअसल मिथिलांचल की चित्रकला है और यह जनता की चित्रकला है और इसके चलते जनता यानी कि वहाँ के लोक जीवन में यह रची बसी कला है और लोक जीवन के संदर्भ इसे बहुत पहले से, सदियों पहले से लोक जीवन के संदर्भों में यह कला रची बसी चलती हुई आती गई। यह लोक कला उस समय के भित्ति चित्रकला के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में थी जो आज हमें कागज़ पर और साड़ियों पर मतलब कागज़ पर और वस्त्रों पर विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। लेकिन वह चित्रकला जो थी वह जीवन की चित्रकला थी, लोक जीवन की चित्रकला थी, इसलिए वह चित्रकला बची रह गई और उस चित्रकला के चित्रकला के चित्रकारों ने न केवल अपनी कला को बचाए रखा बल्कि उस कला को स्थापित करने के लिए जो व्यापक संकल्प लिया, व्यापक संघर्ष किया, उस संघर्ष की बुनियाद भी है कि उस संघर्ष का ही कारण है कि वह चित्रकला बिहार की पहचान बन चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वह एक महत्वपूर्ण चित्रकला की तरह, भारत की महत्वपूर्ण चित्रकला की तरह स्थापित हो गई है और यहाँ तक कि जापान में उस चित्रकला का स्मारक तक बन चुका है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आपको पहले लिखना होगा और इसी संदर्भ में आपको ये लिखना होगा कि जो संरक्षण प्रदान करना चाहिए था वह संरक्षण मधुबनी चित्रकला को तो मिला क्योंकि चित्रकला आम जनजीवन की चित्रकला थी, लेकिन पटना कलम चित्रकला को नहीं मिला क्योंकि वह आम जनजीवन की से निकली कला नहीं थी बल्कि वह विभिन्न कला शैलियों से प्रभावित कला थी और वह कला इतनी परिष्कृत थी कि उसे संरक्षण नहीं मिलने के चलते वह कला टिक नहीं सकी। इसके साथ साथ आधुनिक आविष्कारों जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के आविष्कारों ने, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के लगने ने उस कला की मांग को कम किया। इसके अलावा उस कला के कदरदान भी धीरे धीरे कम हुए जिसके चलते वह चित्रकला खत्म होने के लिए अभिशप्त हुई। इस चित्रकला में आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में और पटना कलम चित्रकला के बारे में आपको सारी की सारी चीज़ें लिखनी है और इसी परिप्रेक्ष्य में यह लिखना है। यहाँ पर एक ये गलती है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर मधुबनी कर लीजिएगा। ये मधुबनी चित्रकला के बारे में है दरअसल और यह कारण थे इसके कि यह विकसित हुई, जबकि इसी तरह के कारण आप उसमें दिखा सकते हैं कि क्या नहीं था। अब लोकप्रिय अपील और सांस्कृतिक पहचान, मधुबनी पेंटिंग लोकप्रिय अपील थी इसकी और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित थी, जबकि पटना कलम चित्रकला इस तरह की सांस्कृतिक पहचान के आसपास भी नहीं थी, इसलिए यह उसके पतन का कारण भी था। ज़मीनी स्तर पर पटना कलम चित्रकला मधुबनी चित्रकला को लेकर जो 20वीं सदी में ज़मीनी स्तर पर आंदोलन चले, प्रयास हुए, उसके चलते यह कला सुरक्षित रही, जबकि पटना कलम चित्रकला इसके पहले ही, काफ़ी पहले ही खत्म हो चुकी थी। बाद में इस मधुबनी चित्रकला को मीडिया का भी एक्सपोजर मिला, संरक्षण भी मिला, इसके कलात्मक विकास पर बिहार सरकार द्वारा व्यापक जोर दिया गया, राष्ट्रीय केंद्र सरकार ने भी इस पर समय समय पर जोर दिया और इसे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और पर्यटन के विकास के संदर्भ में इस कला पर सोचा गया, जबकि इसके काफ़ी पहले ही पटना कलम चित्रकला खत्म हो चुकी थी और इसलिए उसके बारे में बात नहीं की जाती, उसके बारे में वो बात नहीं हो पाई, उसका संरक्षण उस तरह से नहीं हो पाया जैसा कि मधुबनी चित्रकला का संरक्षण हुआ। इन तमाम बातों को रखते हुए आप अपनी बात को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे और फिर इसके अनुसार ही आपका निष्कर्ष भी होगा और उस निष्कर्ष में आप इस बात को स्थापित करने के लिए कह सकते हैं कि मधुबनी चित्रकला हमारी बिहार की सांस्कृतिक पहचान, बिहार की सांस्कृतिक परंपरा और बिहार के लोक जीवन की से जुड़ी हुई कला है। उसके समक्ष पटना कलम चित्रकला एक खत्म हो चुकी
ऐसी चित्रकला है जिसके परिवेश स्थानीय जिस पर प्रभाव स्थानीय कलाओं का तो पड़ा, लेकिन जिसका परिवेश यूरोपीय चित्रकला और मुग़ल चित्रकला से प्रभावित था, इसलिए वह आम जन जीवन की कला बनने में सक्षम नहीं हुई। और हालांकि इन दोनों कलाओं ने बिहार की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बावजूद इसके यह कहा जाना चाहिए कि यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से मधुबनी चित्रकला को विकास करने के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए या उसके लिए प्रयास किए गए, जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकार इस दिशा पटना कलम चित्रकला को भी पुनर्जीवित करने, उसके लिए विशेष प्रयास करने, उसके लिए धन आवंटित करने की कोशिश करें, जिससे एक मृतप्राय चित्रकला, बिहार की एक मृतप्राय चित्रकला पुनर्जीवित हो सके और भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नए आयाम को जोड़ सके। कुछ इस तरह से आप करके इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह पाल कला के संदर्भ में है, और इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसे समझने की कोशिश करते हैं। जांच करें कि पाल कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के धार्मिक विषयों पर केंद्रित थी और भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। पाल कला यानी कि जैसे ही हम पाल कला के बारे में सोचते हैं, यानी कि 8वीं से 12वीं सदी की कला, पाल कला के बारे में जब हम विचार करते हैं तो 8वीं से 12वीं सदी की कला है पहली बात। दूसरी बात जो विचार आता है वह आता है कि यह बौद्ध धर्म से प्रभावित कला थी, व्यापक रूप से बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से यानी तंत्रवाद पर आधारित जो शाखा है बौद्ध धर्म की, वह वज्रयान कहलाती है। वज्रयान शाखा से प्रभावित यह कला थी। तीसरे, यह राज्य नियंत्रित कला थी, यानी इसमें जो भी निर्माण कार्य हुए, चाहे वो महाविहारों का निर्माण हो, चाहे मूर्तिकला के विभिन्न पक्षों यानी प्रस्तर, धातु और मृण मूर्तियों का निर्माण हो, या फिर चित्रकला के पांडुलिपि और भित्ति चित्रकला का निर्माण हो, यह सारा का सारा राज नियंत्रित कला थी। इसी संदर्भ में है। और इसके साथ साथ क्या क्या निर्माण कार्य हुए यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। महाविहार, स्थापत्य कला के रूप में महाविहार, स्थापत्य कला के संदर्भ में जब आप बात करते हैं तो स्थापत्य कला में महाविहार और कुछ मंदिरों को स्थान दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि महाविहार जो थे वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित थे, हालांकि वहाँ हिंदू धर्म से भी संबंधित यानी वैदिक धर्म से भी संबंधित शिक्षा का प्रावधान था और वहाँ भी मंदिरों की संरचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पाल काल के दौरान, हालांकि साक्ष्य बहुत कम उपलब्ध हैं, लेकिन जैसे रांची का महादेव मंदिर हुआ या कानपुर का भीतरगांव मंदिर हुआ, ये सारे के सारे जो मंदिर थे, इन मंदिरों की स्थापना पाल काल के दौरान ही हुई थी। तो उन मंदिरों के बारे में भी उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके पहले जाहिर सी बात है कि जैसे आपने मौर्य कला में बनाया था, वैसे पाल कला में भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। यहाँ पर स्थापत्य कला के संदर्भ में, यहाँ पर मूर्ति कला के संदर्भ में, और यहाँ पर चित्रकला के संदर्भ में। और इसमें फिर आप विहारों के नाम विहार लिख सकते हैं और मंदिरों का लिख सकते हैं। मूर्तिकला में जो प्रस्तर मूर्तियाँ थीं, कांस्य मूर्तियाँ थीं और अन्य जो मूर्तियाँ मृण मूर्तियाँ थीं यानी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ थीं, उनके बारे में लिख सकते हैं चित्रकला में। तो इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को आपको देना होगा और इसके जरिए आपको इसमें क्या जांच करना है? जांच ये करना है कि ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के धार्मिक विषयों पर केंद्रित थी। ये बहुत आसान सा प्रश्न है और बहुत सृजनात्मक प्रश्न है, क्योंकि आपको जब भी आप देना चाहेंगे आप स्थापत्य कला के संदर्भ में लिखेंगे, तो स्थापत्य कला के संदर्भ में जब आप महाविहारों के बारे में लिखेंगे तो वह बौद्ध धर्म से जाके संबंधित होगा, और जब मंदिरों के बारे में लिखेंगे तो वह हिंदू धर्म से संबंधित होगा। मूर्तियों के बारे में भी यही बात है कि चाहे प्रस्तर हो या कांस्य हो या फिर मृण मूर्तियाँ हो, ये तीनों तरह की मूर्तियाँ जो थी वो दोनों धर्मों से संबंधित अलग अलग मूर्तियाँ बनाई जाती थी। उनके कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप चित्रकला के बारे में बात करेंगे तो चित्रकला भी दरअसल दोनों धर्मों से संबंधित थी, यानी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म, इन दोनों धर्मों से संबंधित थी। और इस तरह से आपका यह
स्पष्ट होता है कि वास्तव में पाल कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के धार्मिक विषयों पर केंद्रित थी, क्योंकि यह बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि पाल कला जो थी वह राज नियंत्रित कला थी, और राज नियंत्रित कला होने के कारण इसमें आम तौर से धर्मनिरपेक्ष कलाओं या जनमानस का, इसमें कोई जनमानस के जीवन का कोई भी परिप्रेक्ष्य इस पाल कला में देखने को हमें नहीं मिलता है। और इसलिए यह मूल रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से धार्मिक विषयों पर संबंधित थी, क्योंकि जो पाल शासक थे वह बौद्ध धर्म के समर्थक थे, और बौद्ध धर्म में भी वो वज्रयान यानी जो कि तंत्रवाद से प्रभावित बौद्ध धर्म का संप्रदाय था उससे संबंधित थी। और यह इस कला का संपूर्ण कला पर प्रभाव आपको इस तंत्रवाद का दिखता है। दरअसल यह जो तंत्रवाद का कॉन्सेप्ट है, यह तंत्रवाद भी वैदिक धर्म से ही आया था, यानी कि शैव मत और शाक्त मत, शैव मत और शाक्त मत, जिसमें कि शैव मत सबसे ज़्यादा तंत्रवाद यानी तंत्र मंत्र और तमाम तरह के कर्मकांडों पर विश्वास करने वाला, उसी मत से यह विचार आया था बुद्ध धर्म के अंदर। और बौद्ध धर्म भी इसीलिए उस तंत्रवाद से प्रभावित था। यानी कि इस दौर में हम देखते हैं कि वैदिक और बौद्ध धर्म के बीच में काफ़ी कुछ आपस में मिलना जुलना हो रहा है। और यह भी दिखता है कि जो बौद्ध मूर्तियाँ बनती थी, यानी बौद्ध कुल की जो मूर्तियाँ बनती थी जिसमें बुद्ध मुख्य देवता के रूप में स्थापित होते थे, पाल कला के दौरान उसमें यह देखा गया कि पाल कला की बौद्ध मूर्तियों में हिंदू धर्म के देवताओं को भी स्थान दिया जाता था। यानी कि एक ऐसा समय था जब बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, और यह प्रभाव इस कला के संदर्भ में दिखता है। और इसी संदर्भ में आपको इस विषय पर अपने प्रश्न को लिखना है। उस स्रोतों के बारे में आप लिख सकते हैं कि पाल राजवंश के कौन कौन से स्रोत थे, कहाँ कहाँ से मालूम चला इसके बारे में। और इसके अलावा पाल काल की जो मूर्ति कला है, जो स्थापत्य कला है, जो चित्रकला है, उन तमाम कलाओं की विशेषताओं के बारे में, किन किन की मूर्तियाँ बनाई गई, और महाविहारों में क्या क्या होता था, कौन कौन सी महाविहारों में प्रमुख इमारतें हुआ करती थी, चाहे वो नालंदा का। इस दौर में 4 महाविहारों के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है: नालंदा का महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार और सोमपुर का महाविहार। इसमें मुख्य रूप से आप नालंदा और विक्रमशिला को ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण महाविहार थे, और दोनों के दोनों महाविहार हर मामले में एक दूसरे के समकक्ष थे। तो उनकी चर्चा करते हुए, उनके बारे में जानकारी लिखते हुए कि उन महाविहारों में कौन कौन सी प्रमुख इमारतें थीं और उनकी विशेषताएं क्या थीं, यह करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। किन धर्मों से वो संबंधित थी यह भी लिख सकते हैं। और साथ साथ फिर मूर्तियों के बारे में, मूर्तियों के जो 3 प्रकार हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ और मृण मूर्तियाँ, उन तीनों मूर्तियों के जो प्रकार हैं वो कहाँ पे, वो उसके महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ थे। जैसे कि बिहार में गया और नालंदा मूर्तिकला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में माने गए हैं। उन मूर्तियों में किन की मूर्तियाँ बनती थी, बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियाँ बनी या फिर हिंदू धर्म से संबंधित जो मूर्तियाँ बनी, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि प्रस्तर कला में, धातु कला में और मृण मूर्ति कला में, उसके बारे में आप लिखिए। मृण मूर्ति कला में आपको दरअसल महाविहारों में लगने वाली जो टेराकोटा टाइल्स हैं, उन टाइल्स के बारे में लिखना होगा। और उन टाइल्स में हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो मूर्तियाँ बनती थी उसमें या तो बुद्ध धर्म से संबंधित बनती थी या हिंदू धर्म से संबंधित बनती थी। तो ऐसी मूर्तियों के बारे में आप स्पष्ट रूप से इसमें लिख सकते हैं। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको एक पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चित्रों के बारे में आप जो चित्र हैं इस दौर के, उन चित्रों के बारे में लिखिए, जैसे पांडुलिपि चित्र या फिर आपके भित्ति चित्र हैं। इन भित्ति चित्रों में जो विषय थे, भित्ति चित्र मूलतः अजंता के चित्रों से प्रेरित थे, यानी अजंता की चित्रों की नकल लगते हैं। और इन सब बातों को लिखते हुए आप या तो एक साथ ही आप उन्हें दिखा सकें, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव, या फिर आप पहले बौद्ध धर्म का, चूँकि पाल कला जो थी वो व्यापक रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित कला थी, इसलिए आपको पहले चाहिए कि पाल कला पर जो बौद्ध धर्म का प्रभाव है उसको स्पष्ट करिए, फिर पाल कला पर हिंदू धर्म का प्रभाव है उसको स्पष्ट करिए। और नहीं तो आप चाहें तो आप एक एक करके आप साथ ही साथ आप जैसे स्थापत्य कला पर दोनों धर्मों का प्रभाव उसको स्पष्ट करते हुए आप इसमें लिख सकते हैं, और इस तरह से अपने पूरे इस प्रश्न को संपादित कर सकते हैं। और फिर भारत के कलात्मक परिदृश्य पर पाल कला का जो प्रभाव पड़ा, जैसे मौर्य कला के संदर्भ में है वैसे ही पाल कला के संदर्भ में है कि पाल कला के विभिन्न तत्वों ने, एक अलग अलग तत्वों ने किसी न किसी रूप में तिब्बत,
तिब्बत, श्रीलंका या मध्य पूर्व एशियाई जो देश हैं उनकी कलाओं को प्रभावित किया। यानी महाविहारों की कला ने भी उनकी कलाओं को, उनकी स्थापत्य कला को प्रभावित किया। चित्रकला ने भी उनकी चित्रकला को प्रभावित किया। और इसके साथ साथ धातु मूर्ति कला ने या फिर प्रस्तर मूर्ति कला का प्रभाव जो है वो इन देशों की चित्रकलाओं पर हमें देखने को मिलता है। यानी इस दौर में भारत के सांस्कृतिक संबंध थे, वह सांस्कृतिक संबंध काफ़ी विस्तृत रूप से इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न किया जाना चाहिए और फिर आप इसका निष्कर्ष 50 से 75 शब्दों के बीच लिख सकते हैं कि पाल कला, एक तो ये निष्कर्ष है आपके सामने। दूसरा, आप अपनी ओर से भी एक नया निष्कर्ष ले सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष तो ढेर सारे लिखे जा सकते हैं कि पाल कला दरअसल गुप्तोत्तर काल की वह कला है जिसमें वैदिक और बौद्ध धर्म आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हुए प्रतीकों के रूप में दिखते हैं। इस कला के इस दौर में जहाँ एक और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की मूर्तियाँ विकसित हो रही थी, वह भी हिंदू तंत्रवाद से प्रभावित थी। और हिंदू मूर्तियाँ जो थीं वह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रभाव में थी, बौद्ध धर्म के विचारों के प्रभाव में थी। और इस तरह से बिहार में एक ऐसी कला का विकास हुआ पाल काल के दौरान जो इन दोनों धर्मों के सम्मिश्रण का नतीजा थी। और यह स्वरूप कहीं ना कहीं आगे के दौर में दिखाई देता है। और इसमें जब प्रस्तर कला के बारे में बात करें तो आप इस बात का विशेष उल्लेख कर सकते हैं, जब प्रस्तर कला के बारे में लिखें, कि पाल काल के दौरान की जो मूर्तियाँ थीं, जो प्रस्तर मूर्तियाँ थीं, उन्होंने उस शास्त्रीय मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जो उसके पहले से चली आ रही थी। यानी जो मौर्य काल के दौरान थी, जो गुप्त काल के दौरान थी, उस प्रक्रिया को ख़त्म किया। और मौर्य और पाल काल के दौरान, यानी जो मौर्य काल के दौरान मूर्तियाँ बनती थीं, या गांधार या मथुरा कला में मूर्तियाँ बनती थीं, या सारनाथ कला में मूर्तियाँ बनती थी, या गुप्तकालीन दौर में जो मूर्तियाँ बनती थीं, वो सारी की सारी मूर्तियाँ त्रिविमीय होती थी, 3 डायमेंशनल मूर्तियाँ होती थी। यानी ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था जिनको कि आगे से भी बनाया जाता था और पीछे से भी तराशा जाता था, यानी अगल बगल से सारे तरफ से तराशा जाता था और मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। लेकिन पाल काल के दौरान आप देखते हैं कि ये जो मूर्तियाँ हैं वह मूर्तियाँ सिर्फ सामने की ओर से ही तराशी गई हैं, पीछे के हिस्से को उसी तरह से पत्थर के छोड़ दिया जाता था। उस पर किसी भी तरह की उसको तराशने की कोशिश नहीं की जाती थी। यानी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप पाल कला के इस संदर्भ को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम जाते हैं, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के विस्तार से बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, स्पष्ट कीजिए। अब ये 450 से 500 शब्दों में लिखना है और इसमें एक सवाल यह है कि बिहार की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। जाहिर सी बात है, शिक्षा हमेशा परिवर्तन करती है और सामाजिक आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन भी करती है। लेकिन आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले यह स्पष्ट करिए कि बिहार में जो शिक्षा का संदर्भ है, जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है, वह शिक्षा का परिप्रेक्ष्य कैसा रहा है। यानी बिहार में जो आधुनिक शिक्षा, चूँकि यह आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा के विस्तार से संबंधित प्रश्न है, इसलिए आपका जो जोर होगा वह आधुनिक और पश्चिमी यानी आधुनिक शिक्षा पर ही होगा। यानी पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में जो प्रसार हुआ, उस प्रसार का नतीजा क्या हुआ। यानी कि कुल मिलाकर जब आप इसमें लिखना शुरू करेंगे तो आपको इसे सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। और विशेष रूप से 1813 के साथ आपको इस प्रश्न में भारत में जो शिक्षा का प्रसार हुआ, उस प्रसार के साथ बिहार में शिक्षा के प्रसार को जोड़ना होगा। यानी 1813 में जो 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव आया, उसकी जो बहसें थी, उसके साथ साथ फिर मैकाले मिनट्स, यानी मैकाले ने क्या विचार दिया उस पर, और उसके मैकाले के विचार के बाद वुड्स डिस्पैच, जिसमें कि वास्तव में बिहार में शिक्षा के ऊपर पहली बार स्पष्ट रूप से विचार मिलता है। और वुड डिस्पैच के बाद फिर हंटर कमीशन, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए सैडलर कमीशन तक आप आएंगे। और इस पूरे दौर में जिस तरह से भारत में शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा का विचार प्रसार हो रहा था, उसी तरह से उसी तर्ज पर बिहार में भी शिक्षा का प्रसार हुआ। इसलिए आप उन प्रमुख स्थितियों को लिखिए जो घटनाएं घटी हैं इस पूरे क्षेत्र में, कि पश्चिमी शिक्षा के क्षेत्र में जो भारत में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसके बारे में आप उन सारी चीज़ों को लिखेंगे। और इसके साथ साथ
जब आप इसका विस्तार लिखना शुरू करेंगे तो फिर इस विस्तार में आपको उन घटनाओं को लिखना होगा कि जैसे कि शिक्षा का प्रसार भारत में, आधुनिक शिक्षा का प्रसार किस रूप में भारत में हुआ, और भारत में उस प्रसार के साथ साथ कैसे बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का प्रसार होना शुरू किया। जैसे कि मैकाले प्रस्ताव 1835 के मैकाले प्रस्ताव के अनुसार पूर्णिया, आरा, छपरा, भागलपुर, बिहार शरीफ आदि तमाम जगहों पर जिला स्कूल खोले गए, और उसके साथ फिर बिहार में कॉलेज, फिर पटना विश्वविद्यालय। यह जो आंकड़े हैं आपके पास, जो आपके पास तथ्य होंगे, उन तथ्यों के द्वारा ही आप इस पूरे प्रश्न के उत्तर को दे पाएंगे। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्या किया गया उसके तथ्य दीजिए, मेडिकल शिक्षा के संदर्भ में बिहार में क्या किया गया उसके तथ्य दीजिए, कृषि शिक्षा के संदर्भ में उसके तथ्य दीजिए, सामान्य शिक्षा जो थी उस संदर्भ में क्या किया गया, महिला शिक्षा के संदर्भ में क्या किया गया, तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में क्या किया गया। यह सारी की सारी बातें इसमें आपको बाकायदा लिखनी होंगी, और इस तरह से इस प्रश्न को आप संपादित करेंगे। और कैसे कैसे विकास हुआ, जाहिर सी बात है कि जब पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के बारे में बात आ रही है तो इस पाश्चात्य शिक्षा ने व्यापक रूप से बिहार के समाज को भी परिवर्तित किया, बिहार के समाज में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। जो परंपरागत दकियानूसी और जकड़बंदी का शिकार था, तमाम तरह के धार्मिक और जातीय आग्रहों का शिकार था बिहार, उस स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ। और महिला शिक्षा के चलते महिलाओं के सवाल और पाश्चात्य शिक्षा के प्रकाश में जिस तरह का बंगाल में समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, वह उसका असर पूरी तरह से तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन उस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत जो उसके सकारात्मक तत्व थे, उसका एक छायात्मक प्रभाव बिहार पे भी पड़ा। और बिहार में भी एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ जिसने न सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू किया, बल्कि बंगाल का, जिस तरह का बंगाल द्वारा बिहार का शोषण हो रहा था अंग्रेजों के मातहत, बंगाली समाज द्वारा, बंगाल के सभ्य और समृद्ध वर्ग द्वारा जिस तरह से बिहार का शोषण हो रहा था, बंगाल की छाया में जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा था, उसमें बंगाल की राजनीतिक अधिकारों को लेकर, बंगाल के जो आर्थिक अधिकार थे उसको लेकर, बंगाल की अस्मिता को लेकर जो आंदोलन शुरू हुए, जो बिहार के निर्माण तक गए, यानी कि जो बिहार की अस्मिता, बिहार की राजनीति, बिहार की संस्कृति, बिहार के आर्थिक स्रोत, उन सब की जो लड़ाई शुरू हुई, जो राजनीतिक चेतना विकसित हुई, उस राजनीतिक चेतना के विकास में इस पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। और इसी का नतीजा था कि बिहार में जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो राजनीतिक भूमिका बिहार की तैयार हुई, उसमें भी इस पाश्चात्य शिक्षा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके जरिए विभिन्न तरह के विद्यालय अलग अलग समय पे जो खुले, उन विद्यालयों का इस्तेमाल और बिहार एक राज्य के रूप में बिहार का निर्माण जो 1912 में संपादित हुआ, वह सबके पीछे इस पाश्चात्य शिक्षा का योगदान था। और उस योगदान को आप इस क्रम में लिखें, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में आपको जब देना होगा तो ये सारी की सारी जानकारियाँ आपको इसमें देनी होगी कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। चूँकि आपसे यह पूछा गया है कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के विस्तार से बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, तो यह मामला आपका सिर्फ वहाँ तक नहीं जाता है जहाँ तक ये आज़ादी के दौरान या अंग्रेज़ों के समय तक रहते हुआ, बल्कि अंग्रेज़ों के बाद का भी दौर। चूँकि यह इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा के विस्तार पर बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, बिहार के निर्माण से पहले और बिहार के निर्माण के बाद की तमाम स्थितियों पर विचार करना होगा। और इन विचारों के जरिए आपको ये लिखना होगा, और इसमें फिर क्या बिहार में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए, यह सारा का सारा पार्ट जिसकी बात मैं आपसे अभी कर रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी होंगी। और इसमें आप लिख सकते हैं कि अगर उस संदर्भ में अगर आपके पास कुछ इस तरह के आंकड़े हैं, इस तरह के तथ्य हैं जो ये बता सकते हैं कि उस पश्चिमी शिक्षा की क्या कमियां थी जिसने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, तो वह भी आप दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक जो आपका जो निष्कर्ष होगा, वह निष्कर्ष इसी संदर्भ में होगा कि पश्चिमी शिक्षा ने व्यापक रूप से बिहार के समाज को भी प्रभावित किया। अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों का ही अगला चरण पाश्चात्य शिक्षा थी। उस पाश्चात्य शिक्षा ने जहाँ अंग्रेजी शोषण को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया भारत में, वहीं उसने एक बाई प्रोडक्ट के रूप में राजनीतिक चेतना को भी जन्म दिया। और यह राजनीतिक चेतना बिहार में काफ़ी तेज़ी से विकसित हुई, और यह चेतना न सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ विकसित हुई, बल्कि अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने राज्य की स्थापना तक गई। और इसी चेतना के चलते बिहार राज्य की स्थापना हुई, और उसके बाद
बिहार ने जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस भूमिका के बारे में कुछ भी कहना कम है। और यह पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य बिहार के अंग्रेजी शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा के भारत पे सामाजिक और आर्थिक भारत में या बिहार में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इस तरह से आपको लिखना होगा। जब आप लिखने बैठते हैं तो और बेहतर तरीके से सोचते हैं। बोलने में आप उतना बेहतरीन तुरंत प्रॉम्प्ट नहीं बोल पाते, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं आप, तो आप बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं और उसमें उन भावों को लिख सकते हैं जो इस प्रश्न की मांग से संबंधित है। उम्मीद है कि यह सारा का सारा जो डिस्कशन है आपके साथ वह आपको समझ में आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है।